हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन चैप्टर। टैक्सेशन चैप्टर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, खासकर जीएसटी जब आया था उससे क्वेश्चन आ जाता था, और भी चीज़ों से क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये बननी चाहिए, तभी आपको और आगे की चीज़ें समझ आएंगी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। या आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब इसकी आपको नॉलेज होगी। और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं दोनों प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो अपन देखते हैं, टैक्सेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है ना। हेल्थ पे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, हेल्थ के ऊपर खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा होता है, जैसे कि रोड्स बनती हैं, रेलवे, सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। और इस एक्सपेंडिचर को करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसे। अब ये पैसे कहाँ से आते हैं? उसके कई सोर्सेज हैं, उसमें से वन ऑफ द क्या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्स लेती है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स टू फंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज टैक्सेशन? क्या होता है टैक्सेशन? Involuntary and compulsory payment to the government made by the individuals and corporations। यानी कि इनवॉलेंट्री है, आपके मर्जी से नहीं होगा। अगर आप जैसे जॉब कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। आप कुछ खरीदते हैं बाजार से तो आपको उसमें टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको देना पड़ता है। सो ये इनवॉलेंट्री है और कंपलसरी है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अब अगर आप सपोज गवर्नमेंट जॉब में गए, आप का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, आप जॉब करेंगे तो आप अपने टैक्सेशन लगेगा। ये आपके विलिंगनेस में नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो दें चाहें तो ना दें, ये कंपलसरी है। सो इनवॉलेंट्री एंड कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस। ये बेसिक चीज हो गई। अब अपन चलते हैं मेन बात पे। व्हाट आर द कैसे क्लासिफाई करते हैं टैक्सेशन को? सबसे पहले आ जाता है बेसिस। वेरियस बेसिस होते हैं क्लासिफाई करने के लिए टैक्सेशन को। सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है उसके बेसिस पे चार टाइप के टैक्सेशन होते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स, देन रिग्रेसिव टैक्स, देन प्रोपोर्शनल टैक्स एंड डाइग्रेसिव टैक्स। तो अपन इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये है आपकी इनकम और ये है आपका टैक्स रेट। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे ही वैसे अगर आपका टैक्स रेट भी बढ़ता चला गया तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है। अब अगर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपका टैक्स रेट कम होता चला गया तो इसे बोलते हैं, इसको और ऊपर बना ले, ये हो गया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और अगर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है और अगर टैक्स रेट कम होता गया उसके साथ तो उसे बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन मतलब सेम रहता है, रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम टैक्स रेट आपको सेम लगता है। एक होता है डाइग्रेसिव। डाइग्रेसिव में पहले तो प्रोग्रेसिव रहता है लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम आने के बाद वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसे अपन अच्छे से समझते हैं। दिस इज प्रोग्रेसिव। नॉर्मल यही होता है, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी अगर सैलरी कम है तो आपको कम टैक्सेशन लगता है। सैलरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है टैक्सेशन भी बढ़ते जाता है। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और ये अच्छा माना गया है, यानी कि जो जिसकी ज़्यादा सैलरी है वो ज़्यादा टैक्स देगा। दूसरा आता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव यानी कि ये गलत माना गया है और ये किसी भी इकॉनमी में टैक्सेशन नहीं लगता है, नहीं लगना भी नहीं चाहिए। रिग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स रेट कम होता जाएगा। यानी कि सपोज आपकी इनकम 5 लाख है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आपकी इनकम बढ़ के 20 लाख हो गई तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रिग्रेसिव है। इससे इसका मतलब ये हुआ कि अमीर कम टैक्स देगा, गरीब ज़्यादा देगा। तो ये किसी भी इकॉनमी में नहीं होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। फिर आता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपका टैक्स रेट सेम रहेगा। इसे भी रिग्रेसिव ही कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज आइडियली क्या होना चाहिए, जिसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो ज़्यादा सॉरी, जिसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो ज़्यादा टैक्स देगा। ठीक है, जिसकी इनकम ज़्यादा है, और जिसको कम मिल रहा है उसमें कम लगना चाहिए। बट प्रोपोर्शनल में सबको सेम लगता है तो ये भी रिग्रेसिव ही माना जाता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन।
फिर आता है डायग्रेसिव। डायग्रेसिव में होता है कि वो इनिशियली तो प्रोग्रेसिव रहता है, बाद में वो हो जाता है प्रोपोर्शनल। यानी कि इनिशियली आपकी धीरे 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 इनकम बढ़ रही है तो आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बाद टैक्स रेट सेम रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज आपकी 5 लाख इनकम थी तो आपका कम टैक्स लग रहा था, 10 हुई तो और बढ़ा, 15 हुई तो और बढ़ा, 20 लाख हुई तो और बढ़ा। सपोज यहाँ आपकी इनकम हो गई 20 लाख, लेकिन इसके बाद आपकी इनकम बढ़ती जाए, 25 लाख हो जाए, चाहे जितनी हो जाए, आपका टैक्स रेट सेम रहेगा। इसे बोलते हैं डाइग्रेसिव टैक्सेशन। सब आई होप आपको समझ आ गया होगा टैक्स रेट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट: प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड डाइग्रेसिव। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, दो तरह के होते हैं: एड वैलोरम टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। इम्पोजिशन का मतलब क्या है? ऑन द इम्पोजिशन का मतलब है किस चीज पे टैक्स लग रहा है। एड वैलोरम मतलब वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, और स्पेसिफिक टैक्सेशन किसी भी स्पेसिफिक चीज पे लगता है, जैसे कि वेट या लेंथ, किसी भी स्पेसिफिक चीज पे लगता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। एड वैलोरम टैक्सेशन का मतलब वैल्यू पे लग रहा है। सपोज आपकी कोई चीज है 10 लाख की तो उस पर कम टैक्स लगेगा, कोई चीज 20 लाख की हो गई तो उसके ज्यादा टैक्स लगेगा क्योंकि वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, ये भी प्रोग्रेसिव माना गया है, ये भी अच्छा है, बिकॉज जो अमीर आदमी है वही महंगी चीजें खरीदते हैं ज्यादातर, और जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लोग होते हैं वो थोड़ी सस्ती चीज खरीदते हैं। ठीक है, तो उन पर कम टैक्स लगेगा जिसकी वैल्यू कम होगी, और जिसकी ज्यादा होगी इस पर ज्यादा लगेगा। दूसरा है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स यानी कि किसी भी स्पेसिफिक बात, वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज किसी भी स्पेसिफिक चीज पे डिपेंड कर सकता है, जैसे वेट या लेंथ पे। जैसे कार पे जो टैक्स लगता है ना, वो वेट या लेंथ इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्सेशन। अब तीसरा, ये दोनों आपने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट का मतलब होता है लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी मतलब कौन किसका टैक्स कट रहा है। ठीक है, और इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन है किस पे है टैक्स देने का। इस पे इसके बेसिस पे दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो इम्पैक्ट है और जो इंसिडेंस है वो एक ही इंसान पे होता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल लेते हैं, इनकम टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है इनकम टैक्स। आप जॉब कर रहे हैं, आपको सपोज 10 लाख आपकी सैलरी है, आपको उस पर टैक्स लग रहा है, तो इम्पैक्ट किस पे होगा? इम्पैक्ट आप पे ही हो रहा है क्योंकि आप टैक्स दे रहे हैं। अब इंसिडेंस यानी कि फाइनल बर्डन टू पे टैक्स किस पे है? वो भी आप पे ही होगा, आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में अलग होता है, इम्पैक्ट अलग इंसान पे होता है। लिख लेते हैं, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन डिफरेंट पर्सन। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट यानी कि किसका पैसा कट रहा है, और इंसिडेंस यानी कि फाइनल बर्डन किस पे है, ये अलग अलग पे होता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जीएसटी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का, जैसे कि आपने बाजार गए और आपने कुछ 100 रुपए की चीज खरीदी। ठीक है, 100 रुपए की टॉफी खरीदी अगर आपने, तो आप उसमें देंगे टैक्स। ठीक है, 100 रुपए की टॉफी खरीदी तो आप उसमें देंगे टैक्स। तो ये टैक्स दे कौन रहा है? इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? आप पे, क्योंकि आप दे रहे हैं। लेकिन इंसिडेंस किस पे है? इंसिडेंस है दुकानदार पे। आपने तो दुकानदार को पैसे दे दिए, लेकिन फाइनल जो जीएसटी फाइलिंग करता है, जो जीएसटी फाइनल गवर्नमेंट को भरता है, वो कौन भरता है? वो भरता है दुकानदार। यानी कि इम्पैक्ट मतलब जिसका पैसा कट रहा है, और इंसिडेंस यानी कि जिसपे फाइनल बर्डन है टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, वो अलग अलग लोगों पे है। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब अपन देखेंगे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल। अभी अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। टैक्स इम्पैक्ट और इंसिडेंस के बेसिस पे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अपन ने देखा कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस मतलब पता ही है आपको, इम्पैक्ट मतलब कौन किसका पैसा कट रहा है, इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन किस में है, सेम पर्सन, एक ही इंसान पे होता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं, इसके वेरियस टाइप्स हैं। सबसे पहला आ जाता है पर्सनल इनकम टैक्स, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ये पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स।
ठीक है, टाइप्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल हैं, या आपकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या ट्रस्ट है, या आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन का मतलब होता है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट उसे लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन माना गया है, यानी कि उसका कोई फिजिकल, उसका कोई ह्यूमनली एग्जिस्टेंस नहीं है, बट उसे पर्सन माना गया है लॉ के अकॉर्डिंग। और पांचवा आ जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर सिंपल भाषा में समझे तो उसका मतलब ये है कि एक एक कोई पर्सन प्लस वाइफ प्लस अनमैरिड डॉटर, है ना। एक कोई कॉमन एंसेस्टर हो और उसके पर्सन, उसकी वाइफ, उसकी अनमैरिड डॉटर, ऐसे मिला के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको समझना है कि पर्सनल इनकम टैक्स ये सारे लोगों पे लगता है, और पर्सनल इनकम टैक्स का मतलब है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है, उसे बोलेंगे पर्सनल इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है? कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, नाम से पता चल रहा है कॉर्पोरेट्स में, यानी जो बिजनेस कर रहे हैं उन पर टैक्स लगने वाले को कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। अब कॉर्पोरेट टैक्स दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों फर्म्स में लगता है, ठीक है, और इंडियन प्लस फॉरेन दोनों में लगता है, दोनों फर्म्स में लगता है। इन दोनों में एक बात समझने की है, पर्सनल इनकम टैक्स में भी और कॉर्पोरेट टैक्स में भी, कि ये रेसिडेंट प्लस एनआरआई दोनों में लगेगा, ठीक है, दोनों में लगता है। रेसिडेंट अपनी इनकम कहीं भी हो, या उसकी इंडिया में इनकम हो चाहे बाहर हो, ठीक है, इंडिया, इसको थोड़ा इंडिया प्लस अब्रॉड इनकम, दोनों में वो देता है टैक्स, और एनआरआई वाला बस देता है इंडियन इनकम। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए, लगता दोनों में है, रेसिडेंट को भी नॉन रेसिडेंट को भी। रेसिडेंट वाला अपनी दोनों इनकम पे देता है, जो इंडिया में हो रही है और जो बाहर हो रही है, और नॉन रेसिडेंट इंडियन बस अपनी इंडियन इनकम जो इंडिया में से उसे इनकम हो रही है उस पर देता है पर्सनल इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का अपन ने देखा, जो कॉर्पोरेट्स में लगता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में लगता है, इंडियन या फॉरेन दोनों में लगता है, ठीक है। फॉरेन वाले में अब ये भी कॉमन सेंस की बात है कि फॉरेन में फॉरेन जो कंपनीज हैं, उन वो जो इंडिया में प्रॉफिट कमा रही हैं, इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, उसी पे टैक्स लगेगा, बाहर जो उनका प्रॉफिट हो रहा है उस पर नहीं लगेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ टैक्सेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी। मिनिमम अल्टरनेट टैक्सेशन, ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। क्या होता है, कोई कंपनी बनी, कंपनी बनती है अंडर कंपनीज एक्ट, और इस पे आईटी एक्ट भी लगता है, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, दोनों। अब ये दोनों एक्ट बहुत सारे एग्जम्पशंस प्रोवाइड करते हैं। अब इस कंपनी, जैसे कंपनी है, ऐसे कोई प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लेकिन उसका ये होगा उसका बुक प्रॉफिट, लेकिन जो उसका फाइनल प्रॉफिट जो कंपनी दिखाती है, वो बहुत सारे उसमें डिडक्शंस लगा देती है। कंपनीज एक्ट और आईटी एक्ट बहुत सारे डिडक्शंस, बहुत सारे जो खर्चे हैं वो उसमें दिखा देती है। डिप्रिसिएशन दिखा देती है। डिप्रिसिएशन मतलब होता है कि आपका जो भी कैपिटल गुड है, आपकी जो भी मशीन्स हैं, जो भी आपकी लैंड, जो भी चीजें हैं आपके पास, उनकी वो प्राइस समय के साथ कम होती दिखा देते हैं, और उसे भी इसमें बुक प्रॉफिट में माइनस कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो उनका फाइनल प्रॉफिट आता है वो आ जाता है निग्लिजिबल, यानी कि उनके पास बुक प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन फाइनल प्रॉफिट जो है वो इतना ज्यादा, ये जो कंसेशंस इसमें मिलते हैं कि आप कुछ चीजें घटा सकते हैं, एग्जेम्पशंस मिलते हैं, वो इतने ज्यादा ले लेते हैं कि जो उनका फाइनल प्रॉफिट आता है वो निग्लिजिबल आता है, और टैक्स वो इसी फाइनल प्रॉफिट में भरते हैं, तो वो टैक्स भी निग्लिजिबल भरते हैं। लेकिन यहाँ वो टैक्स तो नहीं भर रहे हैं, लेकिन जो कंपनीज, यही कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड रहती हैं, और जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उन्हें वो बहुत ज्यादा डिविडेंड देती हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो इससे सरकार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो इतना कंसेशंस लेके फाइनल प्रॉफिट बहुत कम दिखा रहे हैं। इसलिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का कॉन्सेप्ट आया। इसमें आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ बुक प्रॉफिट, सर्टेन परसेंटेज ऑफ बुक प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स, ठीक है, आपको टैक्स देना पड़ता है। अभी शायद अराउंड 15% चल रहा है प्लस सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, आगे अपन देखेंगे टैक्स ऑन टैक्स।
यानी कि टैक्स में भी टैक्स लगा देते हैं। सपोज 10% टैक्स लग रहा है, ठीक है, आप अगर सरचार्ज भी 10% हो गया तो ये 10% इसमें लगेगा, तो 10% का 10% कितना होता है 1%, तो टोटल टैक्स हो जाएगा 11%। ये अपन आगे अच्छे से देखेंगे क्या होता है सरचार्ज। सो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अपन देख रहे थे, अपन ने देखा कि कंपनी बहुत सारे एग्जेम्पशंस जो से कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिलते हैं उनका फायदा लेती है और अपना जो फाइनल प्रॉफिट है वो बहुत कम दिखा देती है, जिससे उसे टैक्स ना भरना पड़े। इसी को अवॉइड करने के लिए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसमें कंपनीज को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ बुक प्रॉफिट उनका टैक्स कर लिया जाता है, जो जिसकी वैल्यू चेंज होती है। करंटली वो 15% प्लस सरचार्ज चल रहा है। अब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स सेम चीज है, बस ये था कंपनीज के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है इंडिविजुअल्स के लिए। इंडिविजुअल्स भी आईटी एक्ट के अंदर जो एग्जाम्पशंस मिलते हैं उसका फायदा लेते हैं और अपनी इनकम निग्लिजिबल दिखा देते हैं, जिससे उन्हें टैक्स ना भरना पड़े। इसी कारण से अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, और ये करंटली चल रहा है शायद 18% प्लस सरचार्ज। ये वैल्यूज चेंज होती रहती है, वैल्यू जरूरी नहीं है, आपको मतलब पता होना चाहिए। मतलब दोनों का सेम है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का। ये कंपनीज के लिए है, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, जिससे कि अगर भले ही वो अपना प्रॉफिट नेग्लिजिबल दिखा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उनको प्रॉफिट हो रहा है। वो बहुत सारे एग्जाम्पशंस का यूज कर रहे हैं, जैसे कंपनीज सीएस को हाई कर लेती हैं, बहुत कॉस्टली सीएस को, और इस तरह अपना बैलेंस शीट बनाती हैं कि उनका फाइनल प्रॉफिट निग्लिजिबल आ जाए। सिमिलरली यहाँ इंडिविजुअल्स बहुत सारे एग्जाम्पशंस जो मिलते हैं उनका यूज करके अपना प्रॉफिट बहुत कम दिखा देते हैं। इसी को अवॉइड करने के लिए उनके जो बुक प्रॉफिट होता है उस पर सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया जाता है। कंपनीज के केसेस में उसे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बोलते हैं, इंडिविजुअल्स के केसेस में उसे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बोलते हैं। अब आता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स मतलब किसी की भी इंसान की वेल्थ पर टैक्स लगाना, ठीक है। ये टू मेक टैक्सेशन मोर प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि ये जो भी अमीर इंसान है उस पर ज़्यादा टैक्स ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, जो गरीब हैं उन पर, गरीब लोग हैं उन पर कम लगाया जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं वेल्थ टैक्स। लेकिन ये एबोलिश कर दिया गया है इंडिया में। ये इंडिया में नहीं लगता, ये आपको याद रखना है। एबोलिश है इंडिया में, शायद 2015 में एबोलिश किया गया था। ये इंडिया में नहीं लगता है। इसकी जगह तो ये वेल्थ टैक्स नहीं लगता, इसकी जगह सरचार्ज लगाया जाता है। सरचार्ज अपन ने देखा था क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स में भी टैक्स लगना, जैसे किसी भी चीज है उसमें 10% का टैक्स लग रहा है, ठीक है। अब अगर सरचार्ज सपोज 10% का है, अपन ने क्या देखा, सरचार्ज है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि ये जो 10% है इसका 10% कितना हो जाएगा 1%, टोटल टैक्सेशन हो जाएगा 11%। ये अपन ने देखा सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स होता है। तो वेल्थ टैक्स तो नहीं लगता इंडिया में, लेकिन जो हाई इनकम इंडिविजुअल हैं, जिनको जो वेल्दी लोग हैं, उनमें सरचार्ज लगता है। सरचार्ज कितना लगता है ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दूं। जिनकी इनकम 1 to 2 करोड़ है एनुअली, उन पर 15% लगता है। 2 to 5 करोड़ है उन पर 25%, और मोर देन 5 करोड़ है तो 37%। अब ये 15% टैक्स नहीं है, मैंने बताया 15% सरचार्ज है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। यानी कि सपोज 10% टैक्स उनको पे करना पड़ रहा है। अगर अपन ये एजम्पशंस ले रहे हैं, एजम्पशन है अपना, मान लो 10% दे रहे हैं वो टैक्स, तो सरचार्ज 15% है, तो 10% का 15% जोड़ दिया जाएगा, इस कितना होगा 1.5%, और टोटल हो जाएगा 11.5% का टैक्स लगेगा उसे। समझ आ गया होगा अब आपको। छठवां डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, टाइप है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी पे लगता है। जनरली ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेट कर देती है टू लोकल बॉडीज। प्रॉपर्टी टैक्स, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, आपका लैंड है, आपका हाउस है, उस पर टैक्स लगता है, जो जनरली स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को डेलीगेट कर देती है। और इसका यूज कहाँ होता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने में, रोड्स बनाने में, लाइटनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इन सब चीजों में यूज होता है। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। एक और टाइप आ जाता है प्रोफेशनल टैक्स। आपको ये याद रखने हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल्स में लगता है, जैसे कि हो गए डॉक्टर्स या लॉयर्स
एटसेट्रा, इनमें लगता है प्रोफेशनल टैक्स। ये भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में सेट है, इसकी लिमिट मैक्सिमम लिमिट हो सकती है ₹2500 पर ईयर, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती, और ये प्रोफेशनल्स पर लगता है। 8th आ जाता है डिजिटल टैक्स, जो अभी थोड़ा चर्चा में भी था। 8th टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डिजिटल टैक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल टैक्स को इक्वलाइजेशन लेवी या फिर गूगल टैक्स भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स से आपको पता चल गया होगा। ये जो डिजिटल कंपनीज हैं, डिजिटल जाइंट्स हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन है, इन पे टैक्स लगता है। सबसे पहले ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये टैक्स लगाया गया था 6% का। 6% का टैक्स किस चीज पे लगाया गया था? जो ये डिजिटल कंपनीज हैं वो पेमेंट रिसीव कर रही हैं फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये जो डिजिटल कंपनीज हैं वो एडवर्टाइज उन, जैसे सपोज गूगल है या फेसबुक है, उस पर बहुत सारे लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए पेमेंट देते हैं। तो ये जो पेमेंट रिसीव कर रही हैं कंपनियां, इनमें टैक्स लगा था 6% का 2016 में। 2020 में से एक्सपांड कर दिया गया। अभी तो सिर्फ जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट ले रही हैं कंपनियां, उनमें लग रहा था। अब 2020 में 2% का टैक्स लगाया गया, डिजिटल टैक्स, ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे अमेजोन है या जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उनमें 2% का टैक्स लगाया गया अगर उनका ईयरली रेवेन्यू मोर देन 2 करोड़ है, जो कि होता ही है इंडस्ट्रियल जाइंट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फॉरेन की, तब तो इंडिया में आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उनमें 2% का टैक्स लगाया गया ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। लेकिन ये टैक्स कब नहीं लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं लगता है, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनीज में अगर goods by the company which permanent if they sell the goods made by the company with permanent establishment in India। मतलब ये हुआ कि Amazon में सपोज कोई कंपनी अपना गुड बेच रही है, अगर उस कंपनी का जो बेच रही है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा ई कॉमर्स कंपनी को, ये 2% टैक्स है, नहीं देना पड़ेगा। अब यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपोज किया था इसे कि ये यूएस कंपनीज को टारगेट कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर ये जो अमेजोन है, फेसबुक है, गूगल है, ये सब यूएस डिजिटल कंपनीज यूएस की हैं। ठीक है, तो इसका अपोज किया गया था। लेकिन इंडिया ने यही कहा था कि इंडिया हैव द सॉवरेन पावर, है ना, टैक्सेशन एक सॉवरेन पावर होती है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो टैक्स करे इसे। और इंडिया में ये सारी कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, ह्यूज प्रॉफिट, और टैक्स नहीं दे रही हैं। इसी इसी कारण से डिजिटल टैक्स का कॉन्सेप्ट आया था कि 2% जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं प्रॉफिट कमा रही है, इस पर टैक्स देना पड़ेगा उन्हें। ग्लोबल मिनिमम टैक्स, यानी कि कोई भी कंपनी हो उस पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स तो 15% लगेगा। ये लगभग 2023 तक इम्प्लीमेंट होना है। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। कोई भी कंपनी है, जैसे कोई कंपनी इंडिया में है, अब इंडिया में टैक्स रेट लगते हैं, ठीक है, कोई कंपनी इंडिया में है लेकिन वो अपना सपोज जैसे केमन आइलैंड है, कोई भी ऐसी कंट्री जो टैक्स हेवन है, यहाँ बहुत कम टैक्सेशन लगती है, ये अपना हेडक्वार्टर यहाँ दिखा देते हैं या अपना प्रॉफिट शिफ्टिंग कर देते हैं यहाँ। आप समझ रहे हैं, कंपनी तो इंडिया में ऑपरेट कर रही है लेकिन अपना वो बता दे कि अब यहाँ ओपन नहीं करेगी इंडिया में या किसी भी कंट्री में जहाँ टैक्सेशन ज़्यादा है। वो ऐसे टैक्स हेवंस होती हैं कुछ कंट्री जो बिल्कुल टैक्स नहीं लेती, वहाँ ओपन कर लेते हैं हेडक्वार्टर, और प्रॉफिट शिफ्टिंग भी कर देते हैं। प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब एक उनका यहाँ हो गया, कंपनी का एक हेडक्वार्टर यहाँ है, सपोज एक यहाँ है, तो यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ का नहीं दिखाएंगे, वो यहाँ शिफ्ट करके यहाँ दिखा देते हैं, जिससे कि यहाँ उनका प्रॉफिट बहुत कम आए, उन्हें टैक्स ना देना पड़े। इसी से बचने के लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स बताया गया कि कहीं भी ऑपरेट हो, चाहे वो इन कंट्रीज में भी ऑपरेट हो, जो टैक्स हेवंस हैं, जैसे केमन आइलैंड और आयरलैंड में बहुत कम लगता है, ठीक है, वो कुछ कंट्री, मॉरिशस में कुछ कंट्रीज हैं जहाँ जिन्हें टैक्स हेवंस बोलते हैं, जो बहुत कम टैक्स लेती हैं, वहां भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा 15% का। 2023 में लगभग ये इम्प्लीमेंट होगा। और इसमें एक ये इंडिया ने भी इसका सपोर्ट किया है, लेकिन इसमें एक ये है कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ऑलरेडी तो फिर अपने आप टैक्स देना पड़ेगा कंपनीज को 15% का। तो जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें एक ये प्रोविजन है कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है उन्हें ये हटा, जैसे इंडिया है उस केस में इंडिया को ये हटाना पड़ेगा डिजिटल टैक्स। तो अभी तो लगता है, लेकिन हो सकता है जब ये इम्प्लीमेंट हो तो ये डिजिटल टैक्स इंडिया को हटाना पड़े। तो ये था डिजिटल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स, जो कि
ई कॉमर्स कंपनीज में सबसे पहले अपन ने देखा 2016 में आया, फिर 2020 में ई कॉमर्स कंपनी में 2% का लगने लगा, इसमें नहीं लगता है। यूएस ने अपोज किया कि ये यूएस कंपनी को टारगेट कर रहा है, इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया कि ये इंडिया की सॉवरेन पावर है टू टैक्स कंपनीज, और कंपनीज अगर यहाँ से प्रॉफिट कमा रही हैं तो उन्हें टैक्स भी भरना चाहिए। फिर ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% का एक कॉन्सेप्ट आया, 2023 तक इम्प्लीमेंट होगा लगभग, ओईसीडी की मीटिंग में आया था, इंडिया ने भी इसका सपोर्ट किया, जिससे कि कंपनीज बेनिफिट ना ले सकें टैक्स हेवंस का, और जहां ऑपरेट कर रही हैं, जहां से प्रॉफिट कमा रही हैं, वहां टैक्स दें और कंट्रीज को लॉस ना हो। जब अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो इंडिया को ये हटाना पड़ेगा डिजिटल टैक्स, जब भी होगा इम्प्लीमेंट। अब नौवां टाइप का डायरेक्ट टैक्स आ जाता है, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कोई भी, जैसे कि आपकी लैंड हो गई, या ज्वेलरी हो गई, या शेयर्स हो गए, इन सबको बोलते हैं कैपिटल एटसेट्रा, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आपको कैपिटल गेन टैक्स यानी कैपिटल के गेन में जो टैक्स लग रहा है उसे बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स। अब दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स के लिए शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म होता है मोर देन 1 ईयर। दो तरह के होते हैं कैपिटल गेन टैक्स, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस बेसिस पे होता है कि यानी कि आपके पास कितने समय के लिए है। अगर इक्विटी शेयर आप होल्ड कर रहे हैं फॉर लेस देन 1 ईयर तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका हाउस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा अगर आप 2 साल से कम के लिए होल्ड कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म लगेगा इफ मोर देन 2 ईयर। मूवेबल है जैसे कि ज्वेलरी अपन ने कहा था, ठीक है, तो इसमें लेस देन 3 ईयर तक होल्ड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और मोर देन 3 ईयर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये होता है कैपिटल गेन टैक्स। फिर आ जाता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे लगता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे और टाइप ऑफ सिक्योरिटी पे। सो बेसिकली आपको देखना है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अपन ने सबसे पहले देखा था कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है। फिर अपन ने देखा टैक्सेशन क्या है, ठीक है, इनवॉलंटरी एंड कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस। क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, किस चीज पे लग रहा है टैक्स, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। टैक्स इम्पैक्ट और इंसिडेंस के बेसिस पे अपन ने दो देखे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे है, यानी कि जिसका पैसा कट रहा है और जो फाइनल, जिस पे फाइनल बर्डन है टू पे टैक्स, वो सेम पर्सन पे है, तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। इसके वेरियस टाइप्स देखे अपन ने। सबसे पहले आता है पर्सनल इनकम टैक्स जो आपकी पर्सनल इनकम में लग रहा है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स जो कॉर्पोरेट्स में लगता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, डिजिटल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सारे टाइप्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स के। अपन ने एक एक करके समझा कि ये होते क्या हैं, और आपको ये याद रखना है कि सपोज डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि डिजिटल टैक्स किस चीज कौन सा टाइप का टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आपको ये सारी चीजें पता, टाइप्स पता होने चाहिए और क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। सो डायरेक्ट टैक्स अपन ने देख लिया कि क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब अपन देखेंगे व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेशन है वो इक्विटी प्रमोट करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, इनकम टैक्स है, जिसकी 5 लाख सैलरी है उसमें कम लगेगा, जिसकी 10 लाख है उसमें ज्यादा लगेगा। तो ये इक्विटी प्रमोट कर रहा है, जिसकी सैलरी कम है उस पर कम टैक्स लगाओ, जिसकी ज्यादा है उस पर ज्यादा लगाओ, इसलिए इक्विटी प्रमोट करता है सोसाइटी में। दूसरी सर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी का मतलब कि जैसे कोई जॉब कर रहे हैं तो आप टैक्स देंगे ही देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, आप अभी अपन आगे देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसका एग्जांपल एक सबको पता होता है, जीएसटी। जो आप सामान खरीद रहे हैं उस पर टैक्स लगता है। अगर आप, लेकिन आप सामान जरूरी तो नहीं है हर कोई खरीदे, ये फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए जीएसटी में बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं, है ना। सामान जरूरी नहीं है कि चीजें खरीदे आदमी, बहुत सारी कॉस्टली चीजें रहती हैं, हर कोई नहीं खरीदता, कभी खरीद रहा है कभी नहीं खरीद रहा, तो सर्टेनिटी नहीं रहती। ये सर्टेनिटी रहती है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स आपका कटता ही है। फिर आता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करेंगे,
मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था इसके पहले, इन्फ्लेशन लेक्चर, उसमें मैंने बताया था कि कैसे गवर्नमेंट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को यूज करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सपोज आपका डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया गया, तो आपके पास जो इनकम होगी वो कम हो जाएगी, है ना, आपके पास मनी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका टैक्स ज्यादा कट रहा है। पहले 10% कटा था, 20% कटने लगा, तो आपके पास जो फाइनल इनकम आएगी, मनी आपके हाथ में पैसा आएगा, वो कम होगा। मनी कम आ जाने से चीजों की डिमांड कम होगी, आप कम चीजें खरीदेंगे, जिससे कि डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, आपके पास पैसा कम आया, अब आप कम चीजें खरीदेंगे, तो उस चीज की डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। और ये आपको और अच्छे से समझना है कि कैसे करते हैं, तो मैंने मेरा आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, मैंने इन्फ्लेशन समझाया था उसमें कि कैसे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स बढ़ने से, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी कि क्या क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे अगर सरकार, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है। तो एक टूल होता है डायरेक्ट टैक्स की, अगर सर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा के इन्फ्लेशन में थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। एक और इसका बेनिफिट है कि प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव मतलब अगर कोई भी इंसान जॉब कर रहा है, अगर उसको, अगर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, उसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, या फिर कोई भी सपोज कंपनी है, वो ज़्यादा चीज़ें बना रही है, तो वो ज़्यादा टैक्स देगी। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो अपनी इकोनॉमी है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, वाइस वर्सा भी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ जाता है। ये इंडिकेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, या तो आपकी सैलरी बढ़ रही है लोगों की, या फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनीज का, तो ये तो टैक्स ज़्यादा देंगे। तो एक ये प्रोडक्टिविटी इंडिकेट करता है। फिर ये इलास्टिक, एक और इसका बेनिफिट है कि इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब अगर सरकार चाहे तो डायरेक्ट टैक्स रेट्स बढ़ाएगी, तो उसका सडन रेवेन्यू ग्रोथ होगा, उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर आ जाता है एक इसका, एक और बेनिफिट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सिविक सेंस को स्ट्रेंथन करता है। यानी कि ये आप हैं, ये है पीपल, ये है गवर्नमेंट, तो आपके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि पीपल अपनी कुछ इंडिपेंडेंस देंगे। ठीक है, गिव इंडिपेंड, अपनी कुछ जो आज़ादी है, जैसे कि आप लॉ को फॉलो करेंगे या कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर बधेंगे, आप इंडिपेंडेंस देंगे और गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। फैसिलिटीज में सब आ जाता है, जो भी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करती है। तो इसको बांधने के लिए, ठीक है, टैक्सेशन जो होता है वो एक ग्लू की तरह काम करता है। टैक्सेशन एक इकोनॉमिक ग्लू की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि जो पीपल हैं वो टैक्सेशन भरते हैं, टैक्स भरते हैं। यहाँ गिव इंडिपेंडेंस के साथ यू विल गिव द टैक्सेस, आप टैक्स देंगे, इसी बेसिस पे गवर्नमेंट आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। तो ये आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसे बांधे रखता है टैक्सेशन। आपको समझ आ गया होगा कि आप कुछ दे रहे हैं, उस बेसिस पे आपको कुछ मिल रहा है। तो टैक्सेशन एक इकोनॉमिक ग्लू का काम कर रहा है बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, एंड टैक्सेशन स्ट्रेंथन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू, पीपल एंड गवर्नमेंट। अब इसके नेगेटिव्स देखते हैं। सबसे पहला नेगेटिव टैक्सेशन का पता ही होगा, इवेजन। जो भी कॉरपोरेट्स हैं, अपन ने देखा था कि कैसे वो जो एग्जेम्पशंस हैं, या जो भी डिप्रिशिएशन को शो करके, या जो भी उसे इनकम टैक्स या कंपनीज एक्ट के अंदर एग्जेम्पशंस मिलते हैं उन्हें शो करके अपना जो नेट प्रॉफिट है वो इतना कम दिखा देती हैं कि टैक्सेशन ना देना पड़े। ऑल्दो ये लीगल है, ये कंपनीज एक्ट और आईटी एक्ट के अंदर है, बट फिर भी अगर मोरली देखें तो ये राइट नहीं है। आपको जो एक्चुअल में टैक्सेशन बनना चाहिए वो आप नहीं करते, तो टैक्स एवेड कर सकते हैं आप। एक इवेजन इसका एक नेगेटिव है। दूसरा आ जाता है इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस मतलब आपको ये थोड़ा कम्बरसम होता है, जैसे कि आईटी रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ते हैं, हर साल आईटी रिटर्न आपको भरने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा कम्बरसम होता है। और एक और इसका मेन साइड इफेक्ट है कि डिस इंसेंटिवाइज हार्ड वर्क। मेहनत को ये डिस इंसेंटिवाइज करता है। आपकी सैलरी थी 10 लाख, तो आपको कम देना पड़ रहा है, आपकी सैलरी बढ़ के हो गई 1 करोड़, तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। अपन ने देखा था ना, सरचार्ज भी लगने लगता है 1 करोड़ के बाद, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर टैक्सेशन लगने लगेगा। तो आप, हाँ, एक्चुअल में
अगर देखा जाए तो ये हार्ड वर्क को डिसइंसेंटिवाइज कर रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आप पे टैक्स आपको उतना ज़्यादा देना भी पड़ रहा है। और ये सेक्टोरल इम्बैलेंस है इसमें। ठीक है, सेक्टोरल इम्बैलेंस का मतलब जो टैक्स लगता है वो कुछ सेक्टर्स में नहीं लगता, जैसे कि कंपनीज हैं उनमें हाई टैक्स लग रहा है, ठीक है, हाई कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन जो एग्रीकल्चर है उसमें 0% टैक्स लगता है। अब एग्रीकल्चर में भी तो कुछ हैं फार्मर्स जो बहुत ज़्यादा अमीर है, वो भी बिल्कुल टैक्स नहीं देते। तो सेक्टोरल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। फिर आ जाता है रेट बहुत आर्बिट्रेरी रहते हैं। अब ये एक आप लिखने को लिख सकते हैं कि रेट आर्बिट्रेरी रहते हैं, जैसे कि वो भी एक ही चीज़ हो गई है ना, कि कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं लग रहा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये अपन ने डायरेक्ट टैक्स देख लिया क्या होता है, उसके टाइप्स देखे अपन ने। फिर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखा। पॉजिटिव्स में अपन ने देखा ये इक्विटी को प्रमोट करता है, बिकॉज जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्सेशन बढ़ रहा है। तो जिसकी कम सैलरी है उसको कम देना पड़ेगा, जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा देता है। सर्टेनिटी होती है, बिकॉज आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेशन आता ही रहता है सरकार के पास। इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट टैक्स बढ़ाएंगे तो जो इनकम मिल रही है लोगों को वो थोड़ी कम मिलेगी, यानी कि मनी लोगों के पास कम होगा, चीज़ों की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इनका दाम भी कम हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। फिर प्रोडक्टिविटी को इंडिकेट करता है ये। अगर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे कि अगर लोगों के पास जॉब्स ज़्यादा हैं, कॉर्पोरेट्स ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये बढ़ेगा। इलास्टिक होता है, यानी कि अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ईजिली डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करके एक सर्टेनिटी रहती है कि रेवेन्यू इतना आ ही जाएगा। फिर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रेंथन करता है। पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पीपल अपनी सर्टेन इंडिपेंडेंस गिव अवे करते हैं, अपना टैक्सेशन देते हैं, मनी देते हैं गवर्नमेंट को, और और उसी मनी का यूज करके गवर्नमेंट सर्टेन फैसिलिटीज, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन सब प्रोवाइड करती है। तो टैक्सेशन एक इकोनॉमिक ग्लू को की तरह एक्ट करता है, जो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसे स्ट्रेंथन करता है। इसके नेगेटिव्स अपन ने देखे। एक सेकंड। नेगेटिव्स में अपन ने देखा कि इवेड कर लेते हैं लोग टैक्सेशन, है ना। बहुत सारे जो एग्जम्पशंस मिलते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, उसको यूज करके टैक्स इवेड कर लिया जाता है। फिर इनकन्वीनियंस होती है, बिकॉज रिटर्न्स आपको फाइल करना पड़ता है, कम्बरसम होता है रिटर्न, आपको लॉयर और सीए की जरूरत पड़ती है। डिसइंसेंटिवाइज हार्ड वर्क, यानी कि जिसकी सैलरी जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उसे ज़्यादा देना पड़ता है, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कह सकते हैं आप थोड़ी सजा भी मिलती है उसे। सेक्टोरल इम्बैलेंस है और आर्बिट्रेरी रेट्स होते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि रेट्स किसी एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जो कंपनीज हैं, इवन इनकम टैक्स है वो ज़्यादा लगता है हाई सैलरीड इंडिविजुअल में। लेकिन एग्रीकल्चर, सर्टेन सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर, उनमें बिल्कुल टैक्स ही नहीं लग रहा है। बहुत सारे रिच फार्मर्स हैं वो भी 0% टैक्स पे करते हैं। तो अपन ने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लिए डायरेक्ट टैक्स के। अब अपन आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या था कि जो इम्पैक्ट है और जो इंसिडेंस है वो डिफरेंट लोगों में है। इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, जिस पे बट जिसका मनी जा रहा है, ठीक है। इंसिडेंस मतलब क्या हुआ, फाइनल बर्डन। इसका अपन ने एग्जांपल देखा कि जैसे आप दुकान से कुछ खरीद रहे हैं तो आप इम्पैक्ट आपके ऊपर है, टैक्स आप दे रहे हैं, लेकिन जो फाइनल बर्डन है टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट वो है दुकानदार के ऊपर, यानी कि इंसिडेंस दूसरे इंसान पे है। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग है, अलग अलग लोगों पे है, तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसके टाइप्स अपन देखते हैं। सबसे पहला आता है सेंट्रल एक्साइज टैक्स। सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता है ऑन द गुड्स फॉर प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल इन इंडिया, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी लगती है किस चीज पे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी गुड्स पे जो जिनका प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग और सेल इंडिया में होता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में कुछ प्रोड्यूस हुआ और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये टैक्स नहीं लगता। तो ये हो गई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसको जितनी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी वो सब दे ऑल आर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी इन 2017, गुड एंड सर्विस टैक्स आया, एक्सेप्ट द टू। ये आपको याद रखने हैं, पूछ लेते हैं। दो कौन से हैं, एक तो है टोबैको और एक है पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, पेट्रोल,
डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल लिख लेते हैं, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ विच इज एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन उड़ाने में यूज होता है। सो अपन ने देखा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो भी गुड इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है और सेल हो रहा है उसमें लगता है। अगर गुड इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है बाहर जा रहा है तो नहीं लगेगा उस पर एक्साइज ड्यूटी। सारी एक्साइज ड्यूटी सब्स्यूम कर ली गई अंदर जीएसटी। ठीक है, 2017 में जीएसटी आया, इसके अंदर आ गई सारी एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट ऑन टोबैको, है ना, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ टोबैको एंड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट विच इंक्लूड क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। दूसरी आ जाती है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगती है एक्सपोर्ट पे। ठीक है, जो भी चीज एक्सपोर्ट हो रही है उस पर लगेगी कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे। जो भी इंडिया से बाहर सामान जा रहा है या आ रहा है उस पर ड्यूटी लगती है, उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, अपन देखेंगे टाइप्स, आपने सुने भी होंगे इनके नाम। पहला टाइप्स है, एक सिंपल है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। वो सारे गुड जो आते हैं अंडर द एम्बिट ऑफ कस्टम एक्ट ऑफ 1962, उसमें बहुत सारे गुड्स हैं, इनके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में जो ड्यूटी लग रही है उसे बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट है, वो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एडिशनल ड्यूटी। ये भी एक टाइप की कस्टम ड्यूटी है। ये क्या होती है, देखो क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो जैसे इंडिया है वो बहुत सारी कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंपोर्ट करता है चीजें। अब इंपोर्ट ये सब्सिडाइज्ड, सब्सिडाइज्ड, अब सपोज ये यूएसए से कर रहा है, तो यूएसए जो है वो इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर देगा, यानी कि जो यहाँ के जो जो चीजें बना के यहाँ बेच रहे हैं वो यूएसए उन्हें पैसे दे देगा, जिससे कि इंडिया में बहुत सस्ता वो बेचेंगे, जिससे कि जो अपने लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें घाटा होगा। सो जो सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट किसी भी देश में आ रहा है, इंडिया में जो आ रहा है, उसे प्रिवेंट करने के लिए, जिससे कि जो लोकल प्रोडक्शन है उसको घाटा ना हो, जो टैक्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एडिशनल ड्यूटी। ये किस चीज, ये इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, से कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जो है ऑन द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, जो काउंटर वेलिंग या एडिशनल ड्यूटी है सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट के में जो लगाई जाती है, जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को घाटा ना हो, वो किसके बराबर होती है, एक्साइज ड्यूटी ऑन सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यानी कि अपन कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, अब वही चीज इंडिया में भी प्रोड्यूस हो रही है, इंडिया में सेल होगी, वो वही चीज, अगर एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, कोई चीज कोई ग्रुप प्रोड्यूस हुआ और उसे सेल कर दिया उस इंडिया में, उसे उस पर जो ड्यूटी लगती है वो एक्साइज ड्यूटी होती है। तो जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है वो इसी के बराबर होती है, एक्साइज ड्यूटी ऑन द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब ये कौन रेगुलेट करता है एडिशनल ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये रेगुलेट करता है काउंटर वेलिंग या एडिशनल ड्यूटी को। ये आपको समझ आ गया होगा। अपन अगले में चलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी सेम होता है, जैसे कि आपने सुना होगा चाइना है और ये इंडिया है। चाइना बहुत ही चीप इंपोर्ट, इंडिया चाइना से कुछ चीजें बहुत ही चीप में इंपोर्ट कर लेता है, चाइना वाले बेच देते हैं बहुत ही सस्ते में कुछ चीजें, जिससे कि अपने जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल आप कहते हैं ना, जो लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उनकी चीजें बिकती नहीं है, चाइना का चीप इंपोर्ट बिकने लगता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। बेसिकली ये डंप कर देते हैं, गुड्स ही नहीं, स्टील भी जैसे डंप कर दी जाती है, जो खराब क्वालिटी की स्टील होती है वो हाई अमाउंट में दूसरी कंट्रीज से सपोज इंडिया में डंप कर दी गई, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसे घाटा होगा, साथ में जो डंप की जा रही है उसकी क्वालिटी भी खराब है। इसे प्रिवेंट करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन इंपोर्टिंग कंट्री, यानी कि इंडिया इंपोर्ट कर रही है सपोज, तो इंपोर्टिंग कंट्री में
उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, माइनस कॉस्ट इन एक्सपोर्टिंग कंट्री। जैसे कि इस केस में चाइना इंडिया में कुछ इंपोर्ट कर रहा था, चाइना इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया चाइना से इंपोर्ट कर रहा था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन इंपोर्टिंग कंट्री, यानी कि इंडिया में उस जो चीज आई है उसकी क्या कॉस्ट है, किस कॉस्ट में बिक रही है, माइनस कॉस्ट इन एक्सपोर्टिंग कंट्री, यहाँ पास किस कॉस्ट में बिक रही थी। सपोज यहाँ 100 रुपए की बिक रही थी, अब उसने डंप कर दिया इंडिया में बहुत सस्ते प्राइस में, जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरर को घाटा हो, यहाँ 50 रुपए में बेचने लगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन इंपोर्टिंग कंट्री 50 रुपए माइनस, या उल्टा, मतलब ये नेगेटिव में आ जाएगा, उल्टा होता है, ये पहले लिखना पड़ेगा आपको, कॉस्ट इन एक्सपोर्टिंग कंट्री -100, यानी कि -50, बेसिकली 50 ये पहले लिखते हैं आप, कॉस्ट इन एक्सपोर्टिंग कंट्री माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन इंपोर्टिंग कंट्री। जो इन दोनों बेसिकली जो दोनों कंट्रीज में प्रोडक्ट जो सेल हो रहे हैं उनकी कॉस्ट में डिफरेंस है, उस पर लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब अपन देख रहे थे टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग और एडिशनल ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंड देन कम्स द एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? टू प्रिवेंट, सिंपल भाषा में, टू प्रिवेंट एक्सपोर्ट। कोई भी चीज है, सपोज व्हीट है या कोई फ्रूट है या कोई भी ऐसी चीज है जिसका इंडिया चाहती है कि एक्सपोर्ट ना हो, जिससे डोमेस्टिकली वो चीज अवेलेबल रहे, उस पर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसे बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी लगती है टू सेफ गार्ड लोकल प्रोडक्शन, सेफ गार्ड लोकल इंडस्ट्रीज। ये भी लोकल इंडस्ट्रीज को सेफ गार्ड करने के लिए एक ड्यूटी लगाई जाती है, उसे बोलते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी, नाम से पता चल रहा है। इसमें भी यही है, इसमें ऐसा नहीं कि जो कंट्री भेज रही है वो कुछ झोल झाल कर रही है, सस्ता सब्सिडाइज इंपोर्ट कर रही है, सब्सिडाइज करके भेज रही है चीज़ों को, या डंप कर दे रही है। वो ठीक भेज रही है, लेकिन अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें थ्राइव करने के लिए एक सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट पे, जिससे कि प्रिवेंट हो इंपोर्ट और लोकल प्रोडक्शन उसका बढ़े। इसे बोलते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी। तो अपन ने देख रहे थे अपन टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहला था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कोई भी गुड इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है और सेल हो रहा है, उस पर जो टैक्स लगेगा उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ये जीएसटी के अंदर आ गया था, एक्सेप्ट टू टोबैको एंड पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट। दूसरी आती है कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे जो टैक्स लगता है। इसके टाइप्स अपन ने देखे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटी। तीसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स के और मेंस के सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है जीएसटी? 2017 में आया था ये, सिंगल नेशन वाइड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई में पूरे देश में एक सिंगल नेशन वाइड टैक्स लगेगा, उसे बोलेंगे जीएसटी। इसके कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखते हैं अपन। ये होता है मल्टी स्टेज यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फिर बीच में इंटरमीडियरी होगा, फिर सेलर होगा, हर स्टेज में टैक्सेशन लगेगा, इसे बोलते हैं मल्टी स्टेज। लेकिन जो फाइनल बर्डन है टू पे टैक्सेशन, वो होगा फाइनल कंज्यूमर। कैसे? अपन देखते हैं कैसे। ये वैल्यू एडेड होता है, यानी कि ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। सपोज इसे एग्जांपल से समझते हैं, सपोज आप हैं, ये एक है, ये है कंपनी 1, ये कंपनी 2, ये कंपनी 3, ठीक है। इसने इससे कुछ खरीदा, इसने उससे कुछ खरीदा 100 रुपए का, उस पर 10% टैक्स लगा, यानी कि 10 रुपए का टैक्स ही ऑलरेडी इसने दे दिया। अब ये है उस कंपनी ने कंज्यूमर। अब इस कंपनी ने कंज्यूमर को चीजें बेची, ठीक है, सेल कर रहा था कुछ चीजें,
तो भी ये टैक्स देगा। यहाँ सपोज 100 रुपए 1000 रुपए की सेल की इसने, इस पे मान लो 10% टैक्स लगा, यानी 100 रुपए का टैक्स लग रहा है। तो इनपुट ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, अब अपन ने देखा कि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे होता है, यानी कि ऐसा क्यों कैसे होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसका मतलब है व्हेन यू पे टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन डिडक्ट द टैक्स पेड ऑन द इनपुट परचेज, यानी कि आउटपुट पे जो आप टैक्स पे कर रहे थे, 1000 रुपए का आपका आउटपुट था, उस पर 10% टैक्स लगा, आप 100 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, ठीक है। व्हेन यू पे टैक्स ऑन द आउटपुट यू कैन डिडक्ट द टैक्स पेड ऑन द इनपुट परचेज। आपने इनपुट 100 रुपए का परचेज किया था, 10% यानी 10 रुपए का टैक्स लगा था, तो यहाँ -10 कर देंगे, तो ओवरऑल आपको 90 देना पड़ेगा यहाँ टैक्स। आपने जो इनपुट परचेज करते समय टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था, वो आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। इसे बोलते हैं कि इसीलिए इसे बोलते हैं कि वैल्यू एडेड, जो भी वैल्यू ऐड हुआ है उस पर बस टैक्स लगता है, और जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है वो आप डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको 90 पहले ही आप 10 रुपए डिडक्ट कर लेंगे क्योंकि आप पहले दे चुके हैं, 90 देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ठीक है। डेस्टिनेशन मैंने बताया था कि फाइनल कंज्यूमर जो है उस पर बस बर्डन आता है, डेस्टिनेशन में कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो फाइनल कंज्यूमर है उस पर पूरा बर्डन आएगा टू पे टैक्सेस। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, बस वैल्यू ऐड हो रही है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले 2003 में कॉन्सेप्ट आया था, केलकर टास्क फोर्स ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। 2014 में, 2017 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिससे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें बहुत सारे टैक्स सब्स्यूम कर लिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आता है, मेंस में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। सेंट्रल और स्टेट के बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो इसके अंदर कर लिए गए। कौन कौन से टैक्स हैं वो? सबसे पहले आ जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? गुड्स के प्रोडक्शन और सेल में इंडिया में जो हो रहा है उस पर टैक्स लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तीन तरह की एक्साइज ड्यूटी अपन इसमें सब्स्यूम कर लिए गई। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ये किस पे लगती है? कुछ गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस होते हैं उनमें लगती है। फिर एक्साइज ड्यूटी लीव्ड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट, यानी मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, इनके प्रोडक्ट जब बेचे जाते हैं इनके गुड्स, उनमें एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसे भी सब्स्यूम कर लिया गया। तो तीन तरह की एक्साइज ड्यूटी सब्स्यूम कर ली गई। इसके अलावा एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, अपन ने देखा था क्या होती है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम? काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट पे जो लगती है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, इन दोनों को भी सब्स्यूम कर लिया गया। इसके साथ साथ सर्विस टैक्स और सरचार्ज और सेस भी कर लिया गया। सरचार्ज अपन ने देखा था क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। टैक्स ऑन टैक्स यानी कि अपन फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए की आप चीज खरीद रहे हैं, उस पर 10% टैक्स लग रहा है, ठीक है। अब सपोज 10% का सरचार्ज भी लग रहा है। सरचार्ज है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि 10%, ये 10% किस में लगेगा? इसमें 10% का 10% होता है 1%, यानी एक और लगेगा, और टोटल टैक्स आपको 11% देना पड़ेगा। सेस होता है एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स यानी कि सपोज 2% का सेस लग रहा है, इसका मतलब है कि सपोज इसी केस में आप 100 रुपए की चीज थी, 10% टैक्स दे रहे थे, तो एडिशनल टैक्स है 2%, यानी कि 2% जोड़ दिया, जितना भी होगा वो जोड़ देंगे और 12% हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सरचार्ज और सेस। ये आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, कौन लगा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सरचार्ज और सेस के। तो अपन देख रहे थे कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स ले लिए गए। सबसे पहला सेंटर के कौन से टैक्स ले लिए गए? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, एक्साइज ड्यूटी लीव्ड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1995, additional duties of custom also known as countervailing duties, special additional duties of custom, service tax and surcharge and cess। फिर स्टेट के कौन कौन से टैक्स ले लिए गए? सबसे पहले आता है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स other than by the local bodies, octroi and entry tax of all kind,
टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड स्टेट सेशन सरचार्ज। ये आपको याद करने हैं सारे। सबसे पहले कौन सा ले लिया गया स्टेट का? सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स जो लग्जरी चीज़ों में लगाया जाता है, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स जो एंटरटेनमेंट में लगाया जाता है अदर देन लीड बाय द लोकल बॉडीज, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स। ठीक है, सारे तरह की ऑक्ट्रॉय जो लगती हैं, एंट्री टैक्स लगते हैं वो। टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड स्टेट सेशन सरचार्ज। ये सारे टैक्सेस सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो लगा रहे हैं, ये सब्स्यूम कर लिए गए किसके अंडर? जीएसटी के अंदर। अब अपन आगे देखते हैं, एक सेकंड। सारे टैक्स ले लिए गए लेकिन नॉट लिखा है यहाँ, क्या हो गया? नॉट लिखा है यहाँ कुछ टैक्स। तो अपन देखते हैं कि कुछ चीज़ों पे नहीं लगता है जीएसटी। किन चीज़ों पे? एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये आपको याद होना चाहिए, पूछ लेते हैं डायरेक्टली। एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगता, स्टेट लगाता है, आपको पता होगा। इसीलिए कोविड-19 के समय बहुत जगह दारू की दुकानें भी खुल गई थी ना, स्टेट्स ने इसीलिए खोल दी थी क्योंकि इनसे इनको बहुत ज़्यादा कमाई होती है। ये अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं लगता, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। एक और चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी जब अपन ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पढ़ा था, कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो भी जिस भी चीज़ पे लग रही थी सबको जीएसटी के अंदर ले लिया गया, सिर्फ 2 को नहीं लिया गया था, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक और चीज़ थी टोबैको। टोबैको पे जीएसटी लगता है, जीएसटी है वो टोबैको पे लगता है, सिर्फ 2 चीज़ पे नहीं लगता है, अल्कोहल और पेट्रोलियम, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। टोबैको पे लगता है, लेकिन टोबैको पे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकता है सेंटर। ठीक है, सेंटर के पास पावर होता है कि वो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगा दे। इसके अलावा अपन ने देखा था कि एंटरटेनमेंट टैक्स लीव्ड बाय द लोकल बॉडीज, ठीक है, इस पे भी नहीं लगता, ये भी जीएसटी के अंदर नहीं आता। अपन ने देखा था ना स्टेट वाले में, यहाँ पढ़ा था अपन ने कौन कौन से टैक्स ले लिए गए हैं। तो स्टेट वाले में अपन ने देखा था कि एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स ले लिया गया अदर देन लीड बाय द लोकल बॉडीज। अब जीएसटी अपन और डिटेल में देखते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। डुअल होती है, एक है ना, एक सेंटर लेता है, एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी जीएसटी लेता है। एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी का। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब ली जाती है? इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है या फिर इम्पोर्ट होता है, ये सेंटर लीव करता है और इसे शेयर करता है विथ डेस्टिनेशन स्टेट। ठीक है, एक स्टेट से इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे में जा रहा है गुड, तो इसे कौन ले, इस पे जो जीएसटी लगेगा वो कौन लेगा? सेंटर। और किसके भी किससे शेयर कर देगा? डेस्टिनेशन स्टेट है। सिमिलरली इंटर स्टेट और इम्पोर्ट का भी सेम केस होता है। सो इंटर स्टेट और इम्पोर्ट वाले के केस में इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। अब जीएसटी काउंसिल जो 2017 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसने जीएसटी काउंसिल के फॉर्मेशन के बारे में बताया। आर्टिकल 279 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ लेते हैं, वैसे नहीं पूछते, स्टेट पीएससीज वगैरह में पूछते हैं, यूपीएससी में डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछते डायरेक्टली। आर्टिकल 279 ए के अंडर आती है जीएसटी काउंसिल। चेयरपर्सन कौन होता है इसका? फाइनेंस मिनिस्टर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेंबर्स कौन कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस या फिर टैक्सेशन मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इसका चेयरपर्सन होता है फाइनेंस मिनिस्टर, मेंबर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस जो सेंट्रल लेवल पे है। इसके अलावा एक सेकंड, फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर हैं सारे स्टेट के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? इन्हीं में से जो फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, इन्हीं में से कोई एक वाइस चेयरपर्सन बनता है। इसके अलावा बहुत सारे मेंबर होते हैं जैसे कि सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आई थिंक सीबीआईटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, इनके चेयरपर्सन होते हैं। और भी होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी शायद मेंबर होते हैं। और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अदर्स वाली,
आपको बस ये याद रखना है चेयरपर्सन कौन होता है, मेंबर्स कौन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन कौन होता है। ठीक है। इसके अलावा कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मिनिमम कितने मेंबर होंगे कि मीटिंग होगी इसकी 50%। जितने भी मेंबर हैं उसके अगर 50% मौजूद हैं तो मीटिंग इसकी होती है। एंड जो इसके सारे फैसले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सारे फैसले 75% वोट से लिए जाते हैं, यानी कि 75% अगर लोग एग्री कर रहे हैं, 75% वोट्स किसी भी फैसले को मिल गए तो वो फैसला मान लिया जाता है, पास हो जाता है वो। अब इसमें एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो 1/3 ऑफ वोटिंग शेयर होता है वो होता है सेंटर का। 1/3 मतलब कितना, लगभग 33%। और जो 2/3 होता है वो सारे स्टेट मिलके उनका होता है, यानी 67%। सो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी फैसले को पास कराने के लिए 75% चाहिए, 33% है सेंटर के पास। तो सेंटर के पास वर्चुअल वीटो है। ठीक है, वर्चुअल वीटो है, यानी कि जब तक सेंटर एग्री नहीं करेगा तब तक 75% हो ही नहीं पाएगा। सारे स्टेट भी मान गए तो 67% होगा। तो सेंटर के पास एक वर्चुअल वीटो रहता है। अब इसका मैंडेट, मैंडेट मतलब क्यों बनाई गई थी? मैंडेट में आपको याद नहीं रखना, बट आपको एक खुद समझ आ रहा है कि जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या होगा। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम, एडवाइजरी देना, रेट्स डिसाइड करना। जीएसटी रेट्स आपको पता होने चाहिए, 5%, 12%, 18% और 28%, 4 जीएसटी रेट चल रहे हैं इस समय इंडिया में। इन रेट्स को रिवाइज करना, कौन सा आइटम किस में आएगा। ठीक है। और आगे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे या अल्कोहल है, उसमें जीएसटी लगनी है कि नहीं फ्यूचर में, इसे डिसाइड करना है। ये सारे मैंडेट होते हैं जीएसटी काउंसिल के। अब जीएसटी के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक करके देखते हैं। एक है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है? जिस भी जिस भी कंपनी का या जिस भी दुकान का या जिस भी चीज का रेवेन्यू, ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से कम है, वो स्कीम को अडॉप्ट कर सकता है। ये स्कीम क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं? इस स्कीम के अंदर वैसे अपन ने रेट्स देखे थे, क्या थे? 5, 12, 18, 28। इसके अंदर 1, 5 और 6% तीन रेट्स होते हैं इसके अंदर। इन तीन रेट पे आपको देने पड़ते हैं टैक्स। और टैक्स रिटर्न उसमें रेगुलर फॉलो फाइल करना पड़ता है। जीएसटी के केस में इसमें आपको हर 3 मंथली फाइल करना पड़ता है। बट इसमें इशू क्या है? इशू है, अपन ने इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट देखा था ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या देखा था अपन ने? कि एक कंपनी है, एक कंपनी वन, ये है कंपनी टू, ये है कंज्यूमर। यहाँ से इसने लिया, कोई इस कंपनी ने इससे कुछ खरीदा, टैक्स भरा, इसको बेचा, टैक्स भरा, जो भी प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो टैक्स भरा था, सपोज ये एक्स था, ये वाई है, तो से जो वाई होगा ना, ये कितना, ये जो सपोज यहाँ इसको वाई भरना था, तो ये वाई नहीं भरेगा, वाई माइनस एक्स भरेगा। जो ऑलरेडी भर चुका है वो उसे घटा लेगा, अपना उसे भरने की जरूरत नहीं होगी। इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इशू क्या आती है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम को के अंडर आप आना चाहते हैं, आप इसे अडॉप्ट करेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं, 1.5 करोड़ से कम है आपकी जो भी आमदनी है, रेवेन्यू है, तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो आपको टैक्स रेट कम हो जाएगा, आपको रिटर्न 3 मंथली फाइल करना पड़ेगा, लेकिन घाटा ये है कि आप इनकम इनपुट टैक्स। और दूसरा, दूसरा और बड़ी बात है, यू कैन नॉट चार्ज फ्रॉम कंज्यूमर। आप ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो भी रेट्स एंड टैक्स रेट हैं 1, 5 एंड 6%, ये आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। यू कैन नॉट नॉट चार्ज फ्रॉम कंज्यूमर, इसलिए बहुत लोग इसे नहीं लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है ई वे बिल का। कोई भी मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट है, कौन सा ट्रांसपोर्ट? मोटराइज्ड यानी मोटर के थ्रू चलती है, कोई भी मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट है, अगर मोर देन 50,000 रुपीज़ है और मोर देन 10 किलोमीटर को जा रहा है, तो आपको एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ऑनलाइन जनरेट होता है, आपको एक यूनिक ई वे बिल नंबर भी मिल जाएगा। ये अप्लीकेबल होता है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, रेल, एयर, रोड, ओन व्हीकल, किसी से भी जा रहे हैं तो अप्लीकेबल होगा। और किसी भी वजह से सप्लाई कर रहे हैं आप तो भी अप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी कि आप अगर 50,000 से ज़्यादा का मटेरियल 10 किलोमीटर से ज़्यादा ले जा रहे हैं तो आपको एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। भले ही आप चाहे इंटर स्टेट में जा रहे हो या इंटर स्टेट के अंदर ही अंदर हो, इंट्रा स्टेट हो, रेल, एयर, रोड या खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, या फिर सब ऑफ सप्लाई किसी भी वजह से हो, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब इसके फायदे क्या होते हैं? एक तो ये जो ट्रांसमिशन डिले होता है इसे कम कर देता है। सिंगल ई वे बिल होता है, सिंगल ई वे फॉर होल कंट्री।
पूरी कंट्री में आप सिंगल ई वे बिल जनरेट करिए ऑनलाइन और घूमते रहिए। दूसरा एक कन्वीनियंस कर देता है। कन्वीनियंस कैसे? कन्वीनियंस यही है कि आप इसे किसी भी तरीके से जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन जनरेट हो जाता है। आप इवन एसएमएस के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, तो ये कन्वीनियंट हो जाता है जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके लिए। फास्टर वेरिफिकेशंस हो जाता है, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें गुड्स को वेरीफाई करना है, तो जो ई वे बिल होता है ना, ई वे बिल जनरेट होता है, उसमें एक क्यूआर कोड होता है, उसे स्कैन करिए, उसकी सारी डिटेल आ जाती है, तो फास्टर वेरिफिकेशंस होते हैं। अब ये टैक्स इवेजन को कम कर देता है ऑन शिपमेंट। कोई भी चीज की शिपमेंट हो रही है उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो उस टैक्स के इवेजन को कम कर देता है, बिकॉज ये ऑनलाइन जनरेट होता है आपको, और ये कंपलसरी है, आपको जनरेट करना ही पड़ेगा। और चौथा आ जाता है एलपीआई, मतलब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। इंडिया अपने लॉजिस्टिक्स पे अराउंड 14% खर्च करता है। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, या जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने पे, लोग उसमें ले जाने पे किसी मटेरियल को, और इसमें मेन खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट पे। और इंडिया का बहुत हाई ये खर्चा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट 14%, इसीलिए बहुत इंडिया को लॉस होता है। अदर कंट्रीज अगर अपन देखें, अदर डेवलप्ड अगर कंट्रीज का देखें, तो अराउंड 6 to 8% होता है, तो इंडिया का अराउंड डबल है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब ई वे बिल अगर अपन इम्प्लीमेंट कर दें तो लॉजिस्टिक ई वे बिल अगर जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर अपन ई वे बिल इम्प्लीमेंट कर दें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? ट्रांसपोर्ट हैसल फ्री हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल जो चेकिंग होगी वो क्यूआर कोड से हो जाएगी, इजी ट्रांसपोर्ट होगा, आपको इधर उधर ऑफिस में नहीं भटकना पड़ेगा, इजिली आप जनरेट कर लेंगे चीजें, और कंट्री वाइड एक सिंगल ई वे बिल चलेगा, जिससे आपको कितनी भी दूर जाना है आप एक सिंगल ई वे बिल जनरेट करिए और ट्रैवल करते जाइए। आपको हर जगह अलग अलग टैक्सेशन, जो शिपमेंट में टैक्स लगता है अलग अलग जगह, वो नहीं पे करना पड़ेगा। अब एक और चीज आती है, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। ये प्रॉफिटरिंग यानी कि जो धांधली होती है, बेसिकली सिंपल भाषा में समझ लें, इसे प्रिवेंट करने के लिए होती है। ये एक स्टेचुरी मैकेनिज्म है। स्टेचुरी मतलब होता है किसी भी लॉ के अंडर, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के अंडर ये एक स्टेचुरी मैकेनिज्म है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक रैंक ऑफ सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, इसके अलावा 4 टेक्निकल मेंबर होते हैं। ये सब नहीं है इंपॉर्टेंट, आपको ये बस पता होना चाहिए कि नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर बनी थी, इसलिए एक स्टेचुरी बॉडी है। और क्या पता होना चाहिए, और अब जरूरी है इसका रोल क्या होता है। अपन रोल समझते हैं कंज्यूमर से। कंज्यूमर को ऐसा लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, उसके जीएसटी में उसके साथ प्रॉफिटरिंग हुई है, तो वो क्या करेगा? स्टेट के केस में वो एक स्क्रीनिंग कमिटी होती है, स्टेट स्क्रीनिंग कमिटी, उसके पास जाएगा, विच विल कंफर्म द एविडेंस। जो भी गड़बड़ी हुई है उसके एविडेंस को कंफर्म करेंगे। सेंटर के केस में वो स्टैंडिंग कमिटी में जाएगा, इसका भी काम है टू कंफर्म द एविडेंस ऑफ प्रॉफिटरिंग। ठीक है, तो कंज्यूमर के साथ गड़बड़ी होगी, या तो वो सेंटर लेवल पे स्टैंडिंग कमिटी के पास जाएगा, या स्टेट लेवल में स्क्रीनिंग कमिटी के पास जाएगा, जो कि कंफर्म करेंगे एविडेंस को। अगर स्टेट लेवल में गया है तो उसके बाद फिर वो स्टैंडिंग कमिटी में जाएगा, जो इन दोनों का काम है कंफर्म करना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड, जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, तो किसी के साथ गड़बड़ी हुई कुछ, वो जाएगा स्क्रीनिंग कमिटी, स्टैंडिंग या स्क्रीनिंग कमिटी में, जो कि एविडेंस क्लियर करेंगे, ये कंफर्म द एविडेंस। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड के पास जाएगा मामला, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा चीजों को। और फाइनली जाएगा नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, जो अपन पढ़ रहे हैं, जो कि स्टेचुरी बॉडी है अंडर सेंट्रल जीएसटी एक्ट ऑफ 2017, जो कि एजुकेट करेगा चीजों को। ड्यूरेशन है 4 ईयर फ्रॉम इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन। ठीक है, जो चेयरपर्सन इसका है रैंक ऑफ सेक्रेटरी का, उसके इलेक्ट होने के 4 साल तक ये रहेगी, बट कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल इसके ड्यूरेशन पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है। इसमें से सबसे काम का यही था, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी के साथ जीएसटी में गड़बड़ी हो रही है तो क्या होता है ना? स्क्रीनिंग, स्टैंडिंग कमिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ गार्ड और नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। अब अपन आते हैं जीएसटी नेटवर्क पे। जीएसटी नेटवर्क क्या होता है?
इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। एक प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, जिसका काम है शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, शेयर्ड इंफॉर्मेशन आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना टू द गवर्नमेंट, टू द सेलर, बायर, सबको शेयर्ड एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। शेयर होल्डिंग किसमें इसमें जो ये हो इसकी शेयर होल्डिंग कैसी होती है जीएसटी नेटवर्क की? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट 49% होल्ड करते हैं, प्राइवेट फर्म होल्ड करते हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 51%। लेकिन इसके काम को देख के इसका काम क्या है? एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिससे जीएसटी जो अपना टैक्सेशन सिस्टम है वो इजीली वर्क कर सके। तो इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है कंट्री के लिए। तो इसको देखते हुए ऑल्दो अभी तो शेयर होल्डिंग थी सेंटर स्टेट की 49% और मतलब गवर्नमेंट की थी 49% सरकारी शेयर होल्डिंग और प्राइवेट की थी 51%। अब ये शेयर होल्डिंग कहा गया है कि ये बढ़ाएगी गवर्नमेंट जिससे कि फुल कंट्रोल ले सके, मतलब कंट्रोल ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहे। अभी प्राइवेट की ज़्यादा शेयर होल्डिंग। सो अपन ने देख लिया अपन कहाँ से शुरू हुए थे, ऊपर नहीं जाते यहीं देखते। अपन ने देखा था इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में अपन ने देखा एक्साइज, फिर अपन ने देखे कस्टम, कस्टम में बहुत सारे टाइप्स देखे, उसके बाद अपन ने देखा जीएसटी और जीएसटी में बहुत सारी चीजें अपन ने देखी। अब अपन आ जाते हैं जीएसटी के, किसके? जीएसटी के बेनिफिट्स में और इश्यूज में। ये वैसे तो मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, बट मेंस में ये पूछा जा सकता है। 2017 में जीएसटी आया था, 2022 में 5 साल पूरे हुए हैं, तो हो सकता है अगले साल मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि आप इसकी जर्नी को ट्रैक करें, क्या उसके फायदे हुए, क्या नुकसान हुए और क्या कर सकते हैं, आ सकता है। तो बेसिक आपको मैं यहाँ आइडिया दे देता हूँ, बाकी आपको इसमें मेन लिखना क्या पड़ता है मेंस में। ये तो बहुत जनरल पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, ये पता होने चाहिए आपको, ये समझने वाले हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे तो भूलेंगे नहीं, लेकिन आपको इसके साथ फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। और फैक्ट्स आपको जब आपका एग्जाम होगा उसी समय पता चल पाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट लिखने पड़ते हैं ना, कि कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ था उस साल से, कितना बढ़ गया। अपन आगे इसमें भी देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कैसे। तो जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले इट्स ईज द कंप्लाइंस, बिकॉज सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन बहुत कर दिया चीजें, जिससे कि कंप्लाइंस इजी हो गई। एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन हुआ, कहते हैं ना वन नेशन वन टैक्स, एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम आया पूरी कंट्री में। तीसरा ई-वे बिल और उसके फायदे अपन ने देखा कि कैसे लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को कम कर देता है ई-वे बिल, कैसे हैसल फ्री ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है, इनकन्वीनियंस कम कर देता है, सारी चीजें देखी, ई-वे बिल के फायदे अपन ने देखे। फिर आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, इसका अपन ने देखा, ये मिनिमल कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, यानी कि कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस को कम कर देता है, बिकॉज आप इनपुट जो ऑलरेडी आप टैक्स क्लेम कर चुके हैं, ऑलरेडी आप टैक्स भर चुके हैं, उस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भर चुके हैं वो दोबारा नहीं भरना पड़ेगा आपको, कैस्केडिंग को कम कर देता है। फिर जीएसटी काउंसिल का अपन ने देखा कि रिप्रेजेंटेशन इक्वल है सेंटर और स्टेट की। ऑल्दो अपन ने देखा था, इशू में अपन देखेंगे कि कैसे जीएसटी अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि 75% वोट चाहिए थे अब किसी भी चीज को पास करने के लिए, और 33% थे सेंटर के पास, यानी कि वर्चुअल वीटो था सेंट्रल के पास। फिर भी रिप्रेजेंटेशन स्टेट को भी दिया गया है जीएसटी काउंसिल में। अब कुछ गवर्नमेंट को इससे फायदे हुए, जैसे कि इट्स इजी टू एडमिनिस्टर, है ना, नेशन वाइड है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम हो गया। कंज्यूमर को क्या फायदे हुए? सिंगल एक हिडन टैक्सेस थे वो कम हो गए, सिंगल टैक्स सिस्टम है, हिडन टैक्सेस जो बीच बीच में थे वो हटा दिए गए, एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम आया, है ना, ट्रांसपेरेंट एंड सिंगल टैक्सेशन सिस्टम, जिससे कि टैक्स रेट अल्टीमेटली कम हुआ। अब मैं जो बता रहा था ना कि ये बहुत जनरल पॉइंट है कि ई-वे बिल से क्या फायदा हुए, यूनिफॉर्म टैक्सेशन, इजी कंप्लायंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी काउंसिल रिप्रेजेंटेशन, बेनिफिट टू द गवर्नमेंट, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, रिड्यूस हिडन टैक्सेस फॉर द कंज्यूमर्स। ये सब बहुत जनरल पॉइंट है, आप खुद सोच के लिख सकते हैं। बट जो स्पेसिफिक पॉइंट जो मैं बता रहा था जो आपको लिखने पड़ेंगे, वो है जैसे कि टैक्स बेस बढ़ गया। 2017 में जब जीएसटी आया था तो अराउंड 64 लाख लोग भरते थे टैक्सेशन, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब कितने भरने लगे? 1.38 करोड़, जीएसटी 1.38 करोड़ 2022 में भरने लगे, 2023 में और बढ़ जाएगा। टैक्स बेस बढ़ा। मंथली एवरेज कितना था 2020-21 में? 1.04 लाख करोड़ था, यानी कि एक मंथ में 1.04 लाख करोड़ जनरेट हो रहा था, भर रहे थे, मतलब आ रहा था जीएसटी सरकार के पास। 2021-22 में ये बढ़ के 1.24 लाख करोड़ हो गया।
आपको ये याद नहीं करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये याद नहीं करना है। ये डाटा रिडंडेंट है, हो सकता है ना? ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है। जनरल पॉइंट के साथ-साथ आपको अपने जो फर्स्ट सेकंड आप ऐसे लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आया, आपने उसको सब डिवाइड किया पार्ट्स में, फिर 1, 2, 3, 4 पॉइंट लिखेंगे। तो इनिशियल आपको वो पॉइंट हमेशा लिखे जाते हैं जिसके पास आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज़ हो। कॉन्क्रीट क्या है? टैक्स बेस बढ़ा, इतने से इतना हो गया। कलेक्शन बढ़ा, इतने से इतना हो गया। और भी चीज़ें होती हैं कि मंथली कलेक्शन इस महीने में बहुत ज़्यादा हो गया, या अब धीरे-धीरे कलेक्शन का ग्रोथ रेट ये है। ये सारी चीज़ें जो मेंस 365 आता है या फिर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हर जगह दी रहती हैं। बस आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों पे, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो जनरल बात है, कॉमन नेशनल मार्केट, इंडियन प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव हो गए। कैसे? टैक्सेशन अपन ने बताया ना कि मोर एफिशिएंट हो गया, एफिशिएंसी अच्छी हो गई, आईटी सिस्टम आ गया, ईज़ी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जिससे अल्टीमेटली टैक्सेशन कम हुए, और कम होने के कारण प्रोडक्ट था वो सस्ता हो गया, और इंडियन जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, एक्सपोर्ट बढ़ गया। ये सारी बातें बेसिक हैं, इसके ये बेनिफिट्स हो गए। अब इसके बाद देखते हैं अपन इश्यूज़। इश्यूज़ हैं, मल्टीपल रेट्स हैं, अपन ने देखा 5, 12, 18, 28 ये सारे रेट्स हैं। अब और बहुत रेट्स थोड़े अल्टर होते रहते हैं, जैसे कभी आया था पराठे में अलग लगता है, रोटी में अलग लगता है, अभी आपने सुना होगा। तो मल्टीपल रेट्स हैं, और रेट्स भी इतने क्लियर कट नहीं है, चेंज होते रहते हैं। पार्शियल फेडरलिज्म होता है, इसका मतलब कुछ लोगों को पता होगा। पार्शियल फेडरलिज्म यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेशन का रिलेशनशिप। जब जीएसटी आया था तो स्टेट्स ने बहुत अपोज किया था, क्योंकि जीएसटी एक सेंट्रल लेवल का टैक्सेशन है ना? ऊपर से रेगुलेट किया जा रहा है, और स्टेट के सारे जो एक्साइज टैक्सेस लग रहे थे वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो सब इसमें सब्स्यूम कर लिए गए। अपन ने देखा था सेंटर और स्टेट के कौन सी एक आए, तो स्टेट ने अपोज किया था बहुत। साथ में जीएसटी काउंसलिंग का भी अपन ने इश्यू देखा, ठीक है? कि जीएसटी काउंसिल में कैसे 75% वोट चाहिए और 33% सेंटर के पास होते हैं, तो सेंटर के पास वर्चुअल वीटो रहता है। और एक और चीज होती है जीएसटी कंपनसेशन। जब 2017 में जीएसटी आया था, आप सुन लीजिए इसे, 2017 में, सबसे पहले सुन लीजिए, 2017 में जब जीएसटी आया था तो स्टेट बहुत इससे नाराज थे, खुश नहीं थे इतना। वो कह रहे थे उन्हें लॉस होगा, उनके टैक्सेशन चले जाएंगे, है ना? जो भी उनके टैक्स थे वो जीएसटी में सबस्यूम हो गए। जीएसटी सेंट्रल लेवल का टैक्स है। तो सरकार ने कहा कि आप पे एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ, शायद 15-20% कितने परसेंट कही थी, कि इतनी ग्रोथ होगी हर साल आपकी, टैक्सेशन जो आपका है आज, उस हर साल इतनी ग्रोथ होती रहेगी। अगर नहीं हुई तो सरकार एक जीएसटी कंपनसेशन देगी, ठीक है? कंपनसेशन सरकार दे देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। जीएसटी कंपनसेशन देने के लिए सेस लगाए गए। जीएसटी कंपनसेशन सेस बोला गया, वेरियस मटेरियल्स में सेस लगाया गया इसको देने के लिए कंपनसेशन। अब क्या हुआ, कोविड 19 आया। कोविड 19 में स्टेट का बहुत कम हो गया टैक्सेशन, और जो 15% ग्रोथ, सपोज 15% कही होगी कि इतने से ग्रो होगा, वो सेंटर ने कहा था कि इतने से ग्रो होगा, नहीं हुआ तो हम कंपनसेशन देंगे। तो जो कोविड 19 में ग्रोथ होनी थी वो नहीं हो पाई, तो उसे स्टेट ने कहा सेंटर से कि कंपनसेशन दीजिए। लेकिन सेंटर के पास भी पैसा नहीं था, कोविड 19 में पैसा नहीं आ रहा था, तो जीएसटी कंपनसेशन नहीं दिया। और बाद में फिर आगे इनिशियल स्टेज में नहीं दिया, फिर बाद में बहुत चीज़ें हुई, फिर सेंटर ने कहा कि लोन दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, पर बहुत अपोज हुआ कि जीएसटी कंपनसेशन जो आपने प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया गया। इसलिए तो फाइनेंशियल फेडरलिज्म पे भी एक इस पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फेडरलिज्म यानी सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशनशिप। अब अगर जीएसटी के रिलेशन में देखें तो एक तो आ जाता है जीएसटी काउंसिल, ठीक है? दूसरा आ जाता है सबसे पहले अपोजिशन, है ना? कि स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने ले लिए। फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस तो सरकार ले रही है, लेकिन जब कोविड का समय आया, जब स्टेट के टैक्स में ग्रोथ होनी थी वो नहीं हो पाई, और स्टेट ने जीएसटी कंपनसेशन मांगा, वो भी नहीं दिया आपने। तो जो फाइनेंशियल रिलेशन है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म है, यानी कि सेंटर स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन है, इसे थोड़ा इसमें थोड़ी जीएसटी के कारण गड़बड़ी आती है। अब और बहुत सिंपल चीजें हैं, आप सोच के लिख सकते हैं, किसी भी चीज में यही लिखा जाता है, शॉर्टफॉल वैसे फोरकास्ट, यानी जो फोरकास्ट करते हैं हर साल उससे थोड़ी कम होता है जीएसटी कलेक्शन। वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, किसी मंथ कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। इनकंसिस्टेंट फाइलिंग रिटर्न, आईटी ग्लिचेस होते रहते हैं, है ना? जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो जो इतने अच्छे से वर्क नहीं करती, कभी इसमें ग्लिचेस होने लगते हैं। जो फाइलिंग है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, स्पेशली जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं वो। जीएसटी काउंसिल मैंने बताया था वीटो टू सेंटर रहता है। ये तो
ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, ये तो ऐसे ही बता दिए मैंने। बेनिफिट्स इश्यूज देख लिए, सॉल्यूशंस आपको स्पेसिफिक सॉल्यूशंस में के नाम पे मैंने बता दिए कि 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था। मल्टीपल रेट कम करिए एंड मर्ज 12 एंड 18%, जो 12 एंड 18% के टैक्स स्लैब्स लग रहे हैं दोनों को मर्ज कर दिया जाए। इसके अलावा सिंपल कंप्लायंस होना चाहिए। और भी चीज़ें लिख सकते हैं आपकी, सर्टेनिटी होनी चाहिए, आईटी ग्लिचेस नहीं होने चाहिए, डिजिटल आर्किटेक्चर अच्छा होना चाहिए, जीएसटी अप्लाई ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पर। तो अपन ने जीएसटी देखा, क्या बहुत सारी चीज़ें देखी उसमें। उसके बाद अपन ने देखा जीएसटी के क्या बेनिफिट्स हुए, क्या इश्यूज थे, और कुछ सॉल्यूशंस देखे, खासकर जो फाइनेंस कमीशन ने बताया था कि मल्टीप्लिसिटी कम करिए, 12-18% को मर्ज करिए। इसके बाद अपन ने, तो अब अपना इनडायरेक्ट टैक्स भी कंप्लीट हो गया है। अपन ने जब डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट किया था तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखे थे। अब इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट कर दिया है तो उसके भी अपन देखेंगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स क्या है? सबसे पहले यूनिवर्सैलिटी, हर कोई देता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, देखो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, तो जो इनकम जिसकी हो रही है वही देगा इनकम टैक्स, सर्टेन लेवल के ऊपर है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कॉर्पोरेट देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है, यानी कि सामान तो हर कोई खरीदता है ना, मैगी हर कोई खरीद रहा है, आटा दाल चावल हर कोई खरीदता है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो ये यूनिवर्सैलिटी रहती है। कन्वीनियंट होता है ये, कम होते हैं रेट। और दूसरी बात, इट्स हिडन इन द प्राइस। देखो आपने हमेशा सुना होगा, अब तो खैर सुनने में ये भी आ गया है, वैसे हमेशा आपने ये सुना होगा कि इनकम में कितना ज़्यादा टैक्स लगता है। आपके पापा बोलते होंगे इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लगता है, जब खासकर जब इनकम ज़्यादा होती है। लेकिन आप कभी खरीदने जाते हैं, आटा खरीदने गए, तो इतना ज़्यादा इंसान नहीं सोचता है कि उसमें कितना टैक्स लग रहा है, बिकॉज इट इज़ हिडन इन द प्राइस। ठीक है, प्राइस में हिडन होता है। और दूसरा, रेट कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। एक और चीज़ है डिफिकल्ट टू एवेड। ये बहुत डिफिकल्ट है एवेड करने का। आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी हिडन होता है प्राइस में, इसलिए आपको देना पड़ता है। बल्कि डायरेक्ट टैक्स के केस में अगर कोई कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है ना, कॉर्पोरेट छुपा सकता है, अपन ने देखा था कैसे वो नेट प्रॉफिट कम दिखा देता है, तो वो कम टैक्स देगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में वो हिडन होता है प्राइस में, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एवेड। इट्स ऑल्सो चेक हार्मफुल कंजम्पशन। कैसे? जैसे सपोज सिगरेट है, स्पेलिंग देख लेना जो भी हो, सिगरेट है, सिगरेट पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, यानी कि सिगरेट कोई खरीद रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इसका कंजम्पशन कम हो जाएगा थोड़ा। सो इट कैन चेक द हार्मफुल कंजम्पशन, इसे यूज़ किया जा सकता है टू चेक हार्मफुल कंजम्पशन। और फिर ये ब्रॉड बेस्ड होता है। ब्रॉड बेस्ड यानी कि हर चीज़ पे लगता है, हर कोई पे लगता है। ठीक है, वो था बहुत नैरो इनकम टैक्स, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स था वो लगता था कॉर्पोरेट्स पे, जो इनकम कमा रहे हैं उन पे, इन इन चीज़ों पे लगता था। ये बहुत ब्रॉड बेस्ड है, हर चीज़ पे लगता है। इसके पॉजिटिव्स हो गए। नेगेटिव्स में रिग्रेसिव होता है, सबसे बड़ा ये नेगेटिव है। ठीक है, जैसे कोई किसी ने आटा खरीदा 300 रुपए का, 10 किलो आटा। आप, एक इंसान की 10 लाख तनख्वाह थी, एक इंसान की थी 50,000। 10 लाख तनख्वाह वाले ने भी उतना ही टैक्स दिया इस आटे में, 50,000 वाले ने भी दिया। ठीक है, 50,000, 50,000 वाले ने भी उतना ही टैक्स दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए था कि 10 लाख वाला ज्यादा दे, 50,000 वाला कम दे, इसको नहीं लगना चाहिए था टैक्स। पर ऐसा नहीं होता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी सामान दे रहे हैं तो सबको उतना ही लगता है टैक्स। तो ये रिग्रेसिव इन नेचर माना जाता है। एंड इट रेज द प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटी। जैसे मैंने आटा का एग्जांपल दिया, दाल चावल जो बहुत ही बेसिक कमोडिटी है, उसकी प्राइस उस पर लगता है तो इसकी प्राइस बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये किसका नेगेटिव हो गया। फिर ये अनसर्टेन होता है। जैसे उसमें अपन ने देखा था डायरेक्ट टैक्स के पॉजिटिव्स में, आपको याद हो कि एक सर्टेन होता है, स्टेबल होता है, यानी कि इंसान नौकरी कर रहा है, कैसी भी कंडीशन हो, नौकरी कर रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो वो टैक्स तो भरेगा ही, उसे भरना पड़ेगा। लेकिन ये अनसर्टेन है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो चीजें नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो टैक्सेशन कम होगा, है ना। ये हमेशा सर्टेनिटी नहीं रहती। अगर इकोनॉमिक बूम हो रहा है, बहुत पैसे हैं लोगों के पास, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा पहुंचेगा, जीएसटी बहुत होगा। लेकिन सपोज कोविड-19 के समय में जैसा हुआ, लोग बहुत कम चीज़ें खरीद रहे थे, लग्जरी आइटम्स नहीं खरीद रहे थे, है ना। खासकर जो पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, खाने के पैसे नहीं थे, तो वो कहाँ से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। तो इनडायरेक्ट जो जीएसटी कलेक्शन था सरकार का, वो बहुत कम हो गया था। और फिर आता है, कोई सिविक कॉन्शियसनेस नहीं रहती। डायरेक्ट टैक्स आप खुद भरते हैं, आप कहते हैं कि हम टैक्स भरते हैं, सरकार हमको हमको सुविधा देनी चाहिए,
तो आप किसको इंडिकेट करते हैं ज्यादातर लोग? डायरेक्ट टैक्स को। जो आपकी इनकम में या जो आपके बिजनेस में टैक्स कट रहा है उसे बोलते हैं। आप ये थोड़ी बोलते हैं कि मुझे मैगी खा रहा हूँ, मैं उसमें टैक्स दे रहा हूँ, तो इसलिए टैक्स सरकार ले रही है और अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स जब आप भरते हैं अपनी इनकम पे, तो एक सिविक कॉन्शियसनेस जनरेट होती है, जो अपन ने डिस्कस की थी, है ना, कि टैक्सेशन एक इकोनॉमिक ग्लू की तरह वर्क करता है, जो कि बाइंड करता है पीपल को और गवर्नमेंट को। कि पीपल को पता होता है कि वो एक टैक्स भर रहे हैं, और गवर्नमेंट तो उसको उनको कुछ मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को पता होता है कि वो टैक्स ले रही है, इसलिए उसे कुछ देना पड़ेगा। लेकिन इस केस में इतना स्ट्रांग नहीं होता सिविक कॉन्शियसनेस, ठीक है, कम स्ट्रांग होता है, बिकॉज इतने अवेयर नहीं रहते, क्योंकि जो टैक्स होता है वो प्राइस में हिडन होता है, लोग इतना कॉन्शियस नहीं होते कि वो भर रहे हैं ज्यादा टैक्स। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा आज, अपन एक बार रिव्यू कर लें सारी चीजें। अपन ने पढ़ा सबसे पहले कि गवर्नमेंट सर्टेन एक्सपेंडिचर करती है बहुत सारे, इसलिए उनको पैसे चाहिए रहते हैं। पैसे चाहिए रहते हैं, पैसे जनरेट करने का वन ऑफ द मेन सोर्स है टैक्सेस, है ना, टैक्सेस लेना। टैक्सेशन इज इनवॉलेंट्री एंड कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशंस। क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव यानी कि इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ेगा। रिग्रेसिव यानी इनकम बढ़ी तो टैक्स घटेगा। प्रोपोर्शनल यानी कि सेम रहेगा। और डाइग्रेसिव मतलब पहले बढ़ेगा फिर सेम हो जाएगा। अपन ने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, यानी कि किस चीज पे टैक्स लग रहा है। एड वैलोरम यानी वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। स्पेसिफिक यानी कि किसी भी स्पेसिफिक चीज पे, जैसे वेट, हाइट, कलर, किसी भी चीज के बेसिस पे लग रहा है टैक्स। तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। उस पर देखे अपन ने डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे होता है। इसके टाइप्स देखें, पर्सनल इनकम टैक्स। दूसरा अपन ने देखा, एक सेकंड, दिख क्यों नहीं रहा आज, चलो इसमें ना दिखने दो, अपन ऐसे ही रिवाइज करते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स, फिर अपन ने देखा कॉर्पोरेट टैक्स, फिर अपन ने देखा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, फिर अपन ने देखा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, है ना। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसके बाद अपन ने देखा था वेल्थ टैक्स, फिर देखा था प्रॉपर्टी टैक्स। आप लोग भी इसे एक्टिव रिकॉल बोलते हैं ना, आपने पढ़ ली कोई चीज, अब आप उसे देख के पढ़ेंगे तो आपको पता ही, पढ़ ही लेंगे। बिना देखे आप रिकॉल करिए, जो चीजें भूले उसे देख लें, इसे एक्टिव रिकॉल टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। पता होगा वैसे ज्यादातर लोगों को, इस पर बहुत वीडियोस आप देखेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। इससे आपकी लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो अपन देख रहे थे डायरेक्ट टैक्स के टाइप, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। उसके अलावा कौन सा देखा, एक गूगल टैक्स देखा था अपन ने, या फिर डिजिटल टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी। इसके अलावा अपन ने देखा था एक कैपिटल गेन टैक्स देखा था अपन ने, है ना, कैपिटल गेन टैक्स देखा था। ये सारे टैक्स देखे थे। प्रोफेशनल टैक्स अपन ने एक देखा था, प्रॉपर्टी टैक्स था, वेल्थ टैक्स, इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, डिजिटल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में हो रहा था। इसके बाद अपन ने देखे इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, क्या फायदे हैं डायरेक्ट टैक्स के और क्या नुकसान है। फायदे थे कि इक्विटी प्रमोट करता है, सर्टेनिटी होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इलास्टिक होता है, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रेंथन करता है। घाटे देखे कि इवेजन हो सकता है, इनकन्वीनियंस होती है, डिसइंसेंटिवाइज हार्ड वर्क, सेक्टोरल इम्बैलेंस रहता है और आर्बिट्रेरी रेट्स रहते हैं। इसके बाद अपन आ गए इनडायरेक्ट टैक्स में, जिसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस, यानी कि किसका मनी जा रहा है और किस पर फाइनल बर्डन है, वो अलग अलग लोगों पे होता है। इसके टाइप्स देखे, तीन मेन टाइप्स थे। सेंट्रल एक्साइज टैक्स, यानी कि गुड्स जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और सेल हो रहे हैं इंडिया में, उस पर टैक्स लगता है। जीएसटी आने के बाद सारे एक्साइज टैक्स आर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी एक्सेप्ट ऑन द टबैको एंड पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट। उसके बाद देखा कस्टम ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे लगती है। इसके टाइप्स देखे अपन ने, बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर काउंटर वेलिंग और एडिशनल ड्यूटी, सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट को प्रिवेंट करने के लिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो डंप हो रहा है सामान बहुत ही चीप प्राइस में, उसको प्रिवेंट, उस पर जो टैक्स लगता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट को प्रिवेंट करने के लिए होती है, जिससे लोकल अवेलेबिलिटी उस चीज की बढ़े। सेफ गार्ड ड्यूटी होती है टू सेफ गार्ड द लोकल इंडस्ट्रीज, है ना, किसी अगर इम्पोर्ट के कारण लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है तो उस इम्पोर्ट को कम करने के लिए उसमें ज्यादा टैक्स लगता है। फिर उसके बाद अपन आए मेन इनडायरेक्ट टैक्स पे, विच इज जीएसटी। जीएसटी 2017 में आया था, ठीक है। इट्स a single nationwide indirect tax on the supply of goods and services.
मल्टी स्टेज टैक्स होता है, हर स्टेज में टैक्स लगता है, ठीक है। वैल्यू एडेड होता है, यानी कि जितनी वैल्यू ऐड हुई है किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में उसी में टैक्स लगेगा, और जो आप पहले टैक्स पे कर चुके हैं वो आपको वापस मिल जाएगा, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट रख सकते हैं। व्हेन यू पे टैक्स ऑन द इनपुट यू कैन डिडक्ट द टैक्स पेड ऑन द इनपुट परचेज, है ना, या मतलब व्हेन यू पे टैक्स ऑन द आउटपुट यू कैन डिडक्ट द टैक्स पेड ऑन द इनपुट परचेज। इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, तो फाइनल कंज्यूमर में बर्डन आता है टैक्सेशन का। 2003 में पहली बार केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी की बात रखी थी, और 2017 में 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ जिससे कि जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स सेंटर और स्टेट लेवल के सब्स्यूम कर लिए अपने अंदर। अपन ने देखा था लगभग सारे कर लिए थे, एक्सेप्ट कौन कौन से नहीं किए थे। सेंटर एक्साइज ऑन द टोबैको एंड पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट अपन ने देखा ऊपर, सेंटर एंड स्टेट के कर लिए थे, आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा दो चीजों पे जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कौन कौन से हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट? क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इसके अलावा अपन ने देखा टोबैको, टोबैको पे जीएसटी तो लगता है, अभी मैंने शायद बोल दिया था कि नहीं लगता जीएसटी, बट जीएसटी सिर्फ दो चीजों पर नहीं लगता है, अल्कोहल एंड कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। टोबैको पे जीएसटी लगता है, बट एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी ले सकती है सेंटर इसमें। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज ले रही हैं उस, ठीक है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। इसके अलावा अपन ने देखा कि सेंटर अपना जीएसटी लेती है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपना लेती हैं। एक इंटीग्रेटेड जीएसटी का कॉन्सेप्ट देखा, जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट के केसेस में लगता है वो सेंटर लेती है इसे। फिर जीएसटी काउंसिल देखी, आर्टिकल 279 ए के अंदर आती है। फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर ऑफ सारे स्टेट्स। इन्हीं जो फाइनेंस एंड टैक्सेशन मिनिस्टर हैं सारे स्टेट्स के, इन्हीं में कोई एक बन जाता है वाइस चेयरपर्सन, और भी बहुत सारे मेंबर होते हैं। क्वारम में होता है इसका 50%, यानी 50% अगर मेंबर प्रेजेंट है तो उसकी मीटिंग हो जाती है। डिसीजन 75% वोट से होता है, 1/3 वोट होते हैं सेंटर के पास, 2/3 होते हैं स्टेट के पास, यानी 33% है सेंटर के पास, इसका मतलब उसके पास वर्चुअल वीटो है। अगर ये मना कर देगा तो 75% नहीं हो पाएंगे और पास नहीं होगी चीज। मैंडेट देखा जीएसटी काउंसिल का। फिर अपन ने देखा कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। 1.5 करोड़ से अगर आपका कम है रेवेन्यू तो आप कंपोजिशन स्कीम के को ऑप्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट है कि नॉर्मली आपके 5, 12, 18 और 28 ये 5, 12, 18 एंड 28% पे जीएसटी लगता है, लेकिन जीएसटी रेट होते हैं, लेकिन इस केस में 1, 5 और 6% लगता है और टैक्स रिटर्न आपको 3 मंथली फाइल करना पड़ता है। लेकिन घाटा है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, इसलिए आपको दूसरे जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ ट्रेड करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो भी नहीं ले पाएंगे फिर आईटीसी। और साथ ही आप कंज्यूमर को चार्ज नहीं कर सकते, जो भी आपका कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो भी रेट्स हैं वो खुद आपको पे करने पड़ेंगे। ई वे बिल का कॉन्सेप्ट देखा कि कोई भी मोटराइज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, चाहे वो एयर के थ्रू हो या रोड के या रेल के आपके खुद के ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो, या किसी भी पर्पस के लिए वो ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है वो ट्रांसपोर्ट और 10 किलोमीटर से ज्यादा है आप वो हो रहा है ट्रांसपोर्ट, तो आपको एक ई वे बिल ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें एक यूनिक ई वे बिल नंबर होगा जिसके थ्रू आप वो ट्रांसपोर्ट कैरी कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स अपन ने देखे, बहुत सारे बेनिफिट्स थे। लॉजिस्टिक कम हो जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, ट्रांजिट डिले कम होगा, कन्वीनियंस होगी, सारी चीजें अपन ने देखे। इसके बाद जीएसटी का एक और, जीएसटी के अंदर एक और चीज देखी अपन ने, एक स्टेचुरी मैकेनिज्म बनाया गया सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर, जिसके नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बनाई गई। रैंक ऑफ सेक्रेटरी इसके एक चेयरपर्सन होता है विच इज अ पर्सन ऑफ रैंक ऑफ सेक्रेटरी। अपन ने फिर देखा कि कंज्यूमर के साथ प्रॉफिटरिंग हो रही है, यानी कि कोई भी घपला हो रहा है, झोलझाल हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी पे जाएगा या फिर स्टैंडिंग कमेटी पे जाएगा जो सेंटर लेवल पे होती है। इन दोनों का काम है कंफर्म करना एविडेंस को। उसके बाद डायरेक्टर, ये बात जाएगी एंड एविडेंस कंफर्म हो जाएंगे तो ये पहुंचेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड के पास, जिसका काम होगा इन्वेस्टिगेशन करना। और फाइनली पहुंचेगा स्टेचुरी बॉडी नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पास, जिसका काम होता है एडजुडिकेट करना, यानी फैसले देना। ये 4 साल के लिए बनाई गई थी, बट इट्स ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। उसके बाद अपन ने देखा जीएसटी नेटवर्क। ये एक प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसका मेन शेयर होल्ड, जिसका काम है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इसकी मेन शेयर होल्डिंग अभी है 51% प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, बट इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसकी मेन शेयर होल्डिंग अब गवर्नमेंट लेने वाली है। फिर अपन ने जीएसटी के बेनिफिट्स देखे, बहुत सारे बेनिफिट्स देखे, इश्यूज देखे, मेंस के लिए मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखेंगे अगर आंसर आ गया इस पे तो। इसके बाद अपन ने देखे
पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इनडायरेक्ट टैक्स के, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के अपन ने पॉजिटिव से नेगेटिव देखे कि ये यूनिवर्सैलिटी होती है, हर कोई देता है, कन्वीनियंट होता है बिकॉज रेट्स कम होते हैं, वो हिडन होता है प्राइस में, डिफिकल्ट टू इवेड, इट कैन बी यूज टू चेक द हार्मफुल कंजम्पशन, ब्रॉड बेस्ड होता है बहुत। नेगेटिव देखे कि ये रिग्रेसिव होता है, यानी कि गरीब और अमीर दोनों को उतना ही देना पड़ता है, ये बेसिक कमोडिटी की प्राइस बढ़ा देता है, अनसर्टेन होता है, अगर इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है या ग्रोथ रेट कम हो रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो इसकी जीएसटी कलेक्शन कम हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन। सिविक कॉन्शियसनेस जनरेट नहीं करता बिकॉज ये हिडन होता है प्राइस में और कम होता है काफी, अपन ने देखा था, इसलिए इतनी ज्यादा सिविक कॉन्शियसनेस जनरेट नहीं करता। तो ये अपन ने देख लिया, ये अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, लगभग बहुत सारी चीजें अपन ने देख ली हैं। अब कुछ चीजें छूटी हैं, कुछ बेसिक टर्म्स छूटे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट छूटे हैं, जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, और वो कम क्यों है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसे बढ़ाने के लिए, और अपन वे फॉरवर्ड क्या है। और आप जब मेंस में से रिलेटेड टैक्स टू जीडीपी रेशियो का क्वेश्चन प्री में नहीं आता, मेंस में ज़्यादा आता है, तो मेंस में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, है ना, वे फॉरवर्ड में कैसे लिखेंगे, कैसे इनोवेटिव टर्म्स कीवर्ड्स कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन अगले टैक्सेशन के अगले पार्ट 2 में देखेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी और चीज़ पे लेक्चर चाहिए हो, किसी भी और सब्जेक्ट्स पे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम।